लूजर इंजीनियर टू ग्रेटेस्ट बिजनेसमैन। अध्याय 1, नीरस जीवन। क्या आपने कभी अमीर बनने के बारे में सोचा है? कल्पना कीजिए, एक आलीशान कार में सड़क पर घूमते हुए, लेटेस्ट आईफोन पर दोस्तों को मैसेज करते हुए, एक महंगी घड़ी दिखाते हुए और किसी आलीशान घर की ओर बढ़ते हुए। सुनने में तो कमाल है ना? सच कहें तो आलीशान जिंदगी जीने के बारे में किसने नहीं सोचा होगा। लेकिन असली बात यह है कि अगर आप एक औसत परिवार में पैदा हुए हैं तो यह नामुमकिन है। जरूर आप उन गरीबी से अमीरी की कहानियों के बारे में सोच रहे होंगे, जहां एक आम आदमी अरबपति बन जाता है। लेकिन सच कहूं तो ये अपवाद हैं, नियम नहीं। आंकड़े बताते हैं कि बहुत कम लोग ही अपनी आर्थिक स्थिति से बाहर निकल पाते हैं। हम में से ज्यादातर लोग खैर वहीं रहते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। हम काम पर जाते हैं, बिल चुकाते हैं और शायद कभी कभार किसी शानदार डिनर पर पैसे लुटाते हैं, बस इतना ही। हर एक व्यक्ति जो बड़ा मुकाम हासिल करता है, उसके पीछे हजारों अगर लाखों नहीं तो ऐसे लोग होते हैं जो सफल नहीं हो पाते। ये सिर्फ कड़ी मेहनत या प्रतिभा की बात नहीं है, कभी कभी बात बस सही समय पर सही जगह पर न होने की होती है, या लाखों में एक जैसा कोई आइडिया न होना, या बस मुंह में चांदी का चम्मच लेकर पैदा न होना। तो भले ही शानदार जिंदगी जीने के सपने देखना अच्छा लगता है, लेकिन हम में से ज्यादातर लोगों के लिए हकीकत कुछ और ही है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम अपनी जिंदगी का आनंद नहीं ले सकते, है ना? एरियन राजवाट का जवाब है नहीं। मिलिए एरियन राजवाट से, जिनका जन्म 19 सितंबर 2001 को हुआ था। वह एक निम्न मध्यम आय वाले परिवार से आने वाला एक आम आदमी है जो रोजमर्रा की भागदौड़ से जूझ रहा है। सुबह मैकेनिकल इंजीनियरिंग के दूसरे वर्ष का छात्र, वह दोपहर में अपना एप्रन पहनकर एसएम नॉर्थ एड्सा के रेक्स रेस्टोरेंट में खाना परोसता है। 5 फीट 8 इंचेस लंबे, औसत कद काठी और भीड़ में घुल मिल जाने वाले चेहरे वाले माइकल इस चहल पहल भरे शहर में बस एक और चेहरा है। एरियन के लिए जिंदगी एक संघर्ष है। सुबह के लेक्चर और दोपहर की शिफ्ट के बीच वह अपनी ट्यूशन फीस भरने और घर के बिलों का बोझ उठाने के लिए जी तोड़ मेहनत करता है। घर एक छोटी सी आरामदायक जगह है जो उस डिपार्टमेंटल स्टोर से बस 2 ब्लॉक दूर है जहां उसकी मां पूर्णकालिक काम करती है। वह परिवार की रीढ़ है जिन्होंने एरियन का पालन पोषण अकेले ही किया है, जब से उसके पिता ने उन्हें कुछ खास परिस्थितियों में नहीं छोड़ा था। उनके पिता, जो अब फिलीपींस की सबसे बड़ी दवा कंपनी यूनिविडा फार्मास्यूटिकल्स के प्रमुख हैं, एरियन के साधारण जीवन से बिल्कुल अलग हैं। एरियन की मां को गर्भवती करने के बाद उन्होंने घर छोड़कर चले जाने का फैसला किया और सिर्फ 1 लाख पेसों की मामूली रकम ही छोड़ गए। जब एरियन की मां ने अपने बेटे का दावा करते हुए सच्चाई सामने लाने की कोशिश की तो मामला और भी गहरा हो गया। संदिग्ध लेन देन के कारण एक फर्जी डीएनए टेस्ट हुआ जिसके नतीजे नेगेटिव आए। इससे वह कानूनी फीस में डूब गईं, लेकिन एरियन के पिता ने उन्हें एक शर्त पर माफ कर दिया, चुप रहना और उनकी जिंदगी से गायब हो जाना। बेशक एरियन ने असल में जो हुआ उसके बारे में यही सोचा होगा। उसे दुनिया में किसी से भी ज्यादा अपनी मां पर भरोसा था, और वह अपने पिता से इतनी नफरत करता था कि वह उनसे बदला लेना चाहता था। कैसे? खैर पता नहीं। पहली बात तो ये कि एरियन में कोई हुनर नहीं है, पढ़ाई में तो वह औसत ही है, यहाँ तक कि कुछ विषयों में तो वह इतना फेल हो जाता है कि उसे दोबारा परीक्षा देनी पड़ सकती है। अब ऐसा इसलिए नहीं है कि वह बेवकूफ था, बल्कि इसलिए है क्योंकि उसके पास सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने की सुविधा नहीं है। उसे भाग दौड़ करनी पड़ती है। याद है, क्या मैं जिंदगी भर दयनीय ही रहूंगा? एरियन ने धीरे से बुदबुदाया और एक अंधेरी गली से गुजरते हुए उस जगह की ओर बढ़ रहा था जहां उसका घर था। उसकी निगाहें झुकी हुई थीं, वह इतना थका हुआ था कि अब अपने कंधों पर दुनिया का बोझ भी महसूस नहीं कर पा रहा था। उसका हर कदम उसकी जिंदगी की एक रास्ता की याद दिलाता था, उठना, पढ़ना, काम करना, सोना, फिर वही सब। यह एक अनवरत चक्र था जिसमें बदलाव की कोई उम्मीद नहीं थी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहा था, एरियन के मन में इस सब की नाइंसाफी का ख्याल आ रहा था। क्यों कुछ लोगों को सब कुछ थाली में परोसकर मिलता है, जबकि दूसरों को, जैसे उसे और उसकी मां को, मुश्किल से गुजारा करना पड़ता है? यह एक ऐसा सवाल था जो अक्सर उसकी रातों की नींद हराम कर देता था। वह एक जिंदगी, एक परिवार और एक पत्नी चाहता था, लेकिन अंधकार में भविष्य, महंगाई और लगातार बढ़ती महंगाई को देखते हुए ये सब एक दूर का सपना सा लग रहा था। उसके विचारों में खलल पड़ा उसके फोन की घंटी की आवाज से। यह उसके एक सहपाठी का संदेश था जिसमें पूछा गया था कि क्या उसने कल होने वाली मध्यावधि परीक्षा की तैयारी कर ली है। एरियन ने तो अभी तक शुरू भी नहीं किया था। क्या आप उसके जैसी एक सुंदर महिला से मिलेंगे? हर ब्यूटी पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वाह, उसने आह भरी। एक और पूरी रात।
उसने अपनी गति तेज कर दी, घर पहुंचकर कम से कम कुछ काम निपटाना चाहता था, लेकिन अंदर ही अंदर उसे पता था कि यह एक संघर्ष होगा। रेस्टोरेंट में घंटों बिताने और अपनी पढ़ाई जारी रखने की कोशिश के बीच एरियन दोनों तरफ से मेहनत कर रहा था। चलते हुए उसकी नजर गलती से गली के एक मंद रोशनी वाले हिस्से में खड़े कुछ बदमिजाज लड़कों के समूह से पड़ गई। उन्होंने उसे देख लिया और आक्रामक अंदाज में उसके पास आए। कोई दिक्कत है यार? उनमें से एक ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। एरियन ने जल्दी से अपना सिर हिलाया। नहीं, कोई बात नहीं, बस गुजर रहा था, उसने हकलाते हुए कहा, अपनी आवाज को स्थिर रखने की कोशिश करते हुए। उनमें से एक आदमी धमकी भरे अंदाज में पास आया और पूछा, क्या तुम्हें इस बात पर पूरा यकीन है? एरियन ने समझाने की कोशिश की, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, मैं तो बस। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, एक मुक्का उसके चेहरे पर लगा, जिससे उसके सिर में तेज दर्द हुआ। दुनिया घूम गई और उसने खुद को गिरता हुआ महसूस किया। जमीन उसकी ओर तेजी से बढ़ रही थी और फिर अंधेरे ने उसे घेर लिया। एरियन को धीरे धीरे होश आया। उसके सिर में दर्द हर धड़कन के साथ धड़क रहा था। उसकी आंखें एक स्वास्थ्य केंद्र की नीरस सफेद रोशनी में खुल गईं। उसके ऊपर चिंता से भरा एक जाना पहचाना चेहरा मंडरा रहा था, उसकी माँ मायरा। मायरा की आंखें चमक उठी जब उसने उसे हिलते हुए देखा। माइकल, भगवान का शुक्र है कि तुम जाग गए। उसने राहत की सांस ली। उसके हाथ ने धीरे से उसका हाथ थाम लिया, उस उलझन में एक सुकून देने वाली उपस्थिति। एरियन ने उठने की कोशिश की, लेकिन सिर में उठे तेज दर्द से वह सिहर उठा। क्या हुआ? उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज थोड़ी सी भी नहीं थी। तुम पर हमला हुआ था, मायरा ने गुस्से से भरी आवाज में बताया। गली में उन गुंडों ने तुम्हें बेहोश कर दिया, लेकिन चिंता मत करो, उन्होंने उन्हें पकड़ लिया है। उन्होंने तुम्हारा फोन और वो पैसे भी वापस ले लिए हैं जो उन्होंने तुम्हारे बाहर निकलने के बाद चुराए थे। एरियन का दिमाग तेजी से घूम रहा था जब वह अपनी यादों के टुकड़ों को जोड़ने की कोशिश कर रहा था। गली, टकराव, चेहरे पर अचानक लगा वार और फिर बस अंधेरा। क्या आप ठीक हैं, माँ? उसने उसके चेहरे पर थकान की रेखाएं देखकर पूछा। मैं ठीक हूँ माइकल, मुझे खुशी है कि तुम सुरक्षित हो, उसने अपनी उंगलियों से उसके बालों को धीरे से सहलाते हुए जवाब दिया। एरियन ने चारों ओर देखा और स्वास्थ्य केंद्र की खिड़की से आती सुबह की रोशनी को देखा। अचानक समय का एहसास होते ही उसके चेहरे पर घबराहट छा गई। माँ, क्या समय हो गया है? उसने आग्रहपूर्वक पूछा। मायरा ने अपनी घड़ी पर नजर डाली। माइकल, 8:30 बज रहे हैं, उसने जवाब दिया। क्यों? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। उसकी घबराहट तेजी से बढ़ गई। मेरी मिडटर्म परीक्षाएं 1 घंटे में शुरू हो रही हैं, एरियन ने चिल्लाकर कहा। उसने उठने का प्रयास किया, लेकिन सिर में दर्द ने उसे उसकी सीमाओं का एहसास करा दिया। मायरा ने उसे धीरे से नीचे धकेल दिया। माइकल, तुम बहुत कुछ झेल चुके हो, तुम्हें आराम की जरूरत है, उसने जोर देकर कहा। उसके स्वर में कोई तर्क नहीं था। मुझे यकीन है कि स्कूल समझ जाएगा। एरियन ने सिर हिलाया। नहीं, मुझे वहां जाना होगा माँ। बड़ी परीक्षाओं में उनकी नीति बहुत सख्त होती है। माँ के विरोध को नजरअंदाज करते हुए उसने अपने पैर बिस्तर से नीचे उतार दिए और चक्कर आने की लहर से खुद को संभाला। उसने जल्दी से अपना फोन बैग में रख लिया, जो मायरा अपने साथ लाई थी। आगे की आपत्ति का इंतजार किए बिना एरियन इमरजेंसी वार्ड से बाहर भागा। उसने खुद को ठीक से साफ करने का भी समय नहीं निकाला था। उसका चेहरा अभी भी दर्द कर रहा था और हाथापाई की वजह से उसके कपड़े थोड़े अस्त व्यस्त थे, लेकिन अब इन सब बातों का कोई मतलब नहीं था। उसके दिमाग में बस टिक टिक करती घड़ी और वह परीक्षा थी जो उसे लगभग छूटने वाली थी। अस्पताल के कर्मचारियों और मरीजों की चिंता भरी निगाहों को नजरअंदाज करते हुए वह गलियारों से तेजी से गुजरा। जैसे ही वह बाहर निकला, सुबह की तेज धूप उस पर पड़ी, जिससे कुछ पल के लिए उसकी आंखें चौंधिया गईं। उसने आंखें सिकुड़ी, अपनी दिशा समझने के लिए रुका और फिर अपने कॉलेज की ओर चल पड़ा। उसने पास से गुजर रही एक जीप को रोका और किसी तरह उसमें चढ़ गया, हालांकि पिछली घटना के बाद भी उसे थोड़ी चक्कर आ रही थी। जीपनी का सफर मानो अनंत काल का लग रहा था और हर पड़ाव एरियन की चिंता को और बढ़ा रहा था। वह बार बार अपनी घड़ी पर नजर गड़ाए हुए था। जैसे जैसे जीपनी उसके विश्वविद्यालय के करीब पहुंच रही थी, एरियन को एक एहसास ने मानो एक टन ईंटों से मारा हो। मैं इतनी जल्दी क्यों कर रहा हूं? उसने सोचा। मैंने तो इसकी समीक्षा भी नहीं की। ये तो बिना हथियार के युद्ध में जाने जैसा है। उसे स्थिति की बेतुकी बात समझ आ गई। वह एक ऐसी परीक्षा के लिए दौड़ रहा था जिसके लिए वह बिल्कुल तैयार नहीं था, तेज सिरदर्द और चोटिल चेहरे के साथ, क्योंकि वह उसे छोड़ना नहीं चाहता था। लेकिन अगर उसने पढ़ाई ही नहीं की थी तो परीक्षा देने का क्या मतलब था?
मुझे इसमें आपकी मदद करने दीजिए। उसके कानों में एक दिव्य आवाज गूंजी। एरियन का सिर घूम गया, ये जानने के लिए कि यह किसने कहा। लेकिन जीप में सभी यात्री पुरुष थे और उसने एक महिला की आवाज सुनी। यहाँ। एरियन ने पलकें झपकाईं, उसके आसपास का माहौल अचानक बदल गया। जीपनी और व्यस्त सड़कें गायब थीं, उसकी जगह उसने खुद को एक बिल्कुल सफेद कमरे में पाया। ये साधारण सा कमरा था जिसमें सिर्फ एक ऑफिस डेस्क और एक कुर्सी थी। उसके सामने आवाज का स्रोत खड़ी थी, एक महिला जिसका रूप आश्चर्यजनक रूप से सुंदर था, लगभग अलौकिक। उसकी खूबसूरती वैसी नहीं थी जैसी रोज देखने को मिलती है, पत्रिकाओं के चमकदार कवर पर भी नहीं, न ही टेलीविजन की चकाचौंध भरी दुनिया में। वह कुछ और थी, कुछ अलौकिक। उसके लंबे और सुनहरे बाल उसके कंधों पर तरल धूप के झरने की तरह झर रहे थे। ये उसके चेहरे को पूरी तरह से घेरे हुए थे, उसके आकर्षक नैन नक्श को और निखार रहे थे। वह एरियन की उम्र की लगती थी, फिर भी उसमें परिपक्वता का भाव था। उसकी आंखों में एक ऐसी गहराई थी जो सामान्य से कहीं बढ़कर थी, जिसने एरियन को तुरंत मोहित कर लिया। उसमें एक खास तरह की शालीनता और शिष्टता झलकती थी, जिससे नजरें हटाना नामुमकिन था। एरियन वहीं खड़ा, विस्मित और थोड़ा विचलित, उस अवास्तविक स्थिति को समझने की कोशिश कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी दूसरी दुनिया में आ गया हो। तुम कौन हो? मैं कहाँ हूँ? एरियन ने पूछा। मैं एरिस हूँ। मैं आपकी जीवनशैली से बहुत प्रभावित हुई हूँ और इसके लिए मैं आपको एक उपहार दूंगी जो आपके सपनों को पूरा करने में मदद करेगा। अध्याय 2, तकनीकी प्रणाली। एरियन अभी भी आसपास के माहौल और उस महिला के बारे में सोच रहा था। एरिस ने उसकी उलझन को भांप लिया और आश्वस्त करते हुए मुस्कुराए। चिंता की कोई बात नहीं है, तुम अभी भी जिंदा हो। मैंने बस तुम्हारी आत्मा को तुम्हारे शरीर से अस्थायी रूप से अलग कर दिया है ताकि हम इस पर बात कर सकें। तुम्हारी दुनिया में समय रुक गया है, यानी चाहे कितना भी समय बीत जाए, तुम्हारी दुनिया में कोई समय नहीं बीता है, एरिस ने शांत और सुकून भरी आवाज में समझाया। एरियन ने चारों ओर देखा, अभी भी स्थिति की अवास्तविकता को समझने की कोशिश कर रहा था। सफेद कमरा अंतहीन रूप से फैला हुआ लग रहा था, मानो अगर वह वहां से गुजरे तो उसे ऐसा लगेगा जैसे उसने कभी कोई जगह छोड़ी ही न हो। तो मैं मरा नहीं हूँ, एरियन हकलाया, उसका दिमाग उस पल की वास्तविकता या अवास्तविकता को समझने के लिए दौड़ रहा था। एरिस हल्के से हंसी। नहीं, तुम अभी जिंदा हो। इसे एक अस्थायी विराम समझो, समय से बाहर एक पल जब हम बात कर सकें। एरियन ने गहरी सांस ली और अपनी घबराहट को शांत करने की कोशिश की। लेकिन मुझे ही क्यों? मुझे इसमें क्यों घसीटा जा रहा है? जो भी हो, एरियन ने जिज्ञासावश पूछा। एरिस के चेहरे पर नरमी छा गई और वह मेज पर थोड़ा झुक गई। मैं तुम्हें देख रही थी, माइकल। तुम्हारे संघर्ष, तुम्हारे दृढ़ संकल्प, मुश्किलों के बावजूद बेहतर जिंदगी की तुम्हारी अथक कोशिश। मुश्किलों के बीच इतनी सच्ची कोशिशें कम ही देखने को मिलती हैं। एरियन को गर्व और उलझन का मिला जुला एहसास हुआ। उसने हमेशा खुद को एक साधारण इंसान समझा था जो गुजारा करने की कोशिश कर रहा था। तो अब क्या होगा? उन्होंने पूछा। उन्हें ये पता नहीं था कि क्या होगा। एरिस सीधी खड़ी हुई, उसकी नजर एरियन पर टिक गई। मैं तुम्हें एक तोहफा देना चाहती हूँ, अपनी किस्मत बदलने का एक मौका। चूंकि तुम्हें भविष्य के सपने देखना पसंद है, तो चलो मैं तुम्हें उसकी एक झलक दिखाती हूँ। जब एरिस ने ऐसा कहा तो एरियन के सामने एक होलोग्राफिक इंटरफेस उभर आया। एरियन की भौहें आश्चर्य से सिकुड़ गईं जब उसने अपने सामने तैरते होलोग्राफिक इंटरफेस को देखा। ये पारदर्शी नीली रोशनी से झिलमिला रहा था, जिसमें विभिन्न आइकन और मेनू दिखाई दे रहे थे जो हवा में तैरते हुए प्रतीत हो रहे थे। एरियन ने धीरे से हाथ बढ़ाया, उसकी उंगलियां होलोग्राम के आर पार हो गईं। यह अवास्तविक था, मानो किसी साइंस फिक्शन वीडियो गेम से निकला हो। एरिस ने बताया, इसे तकनीकी प्रणाली कहा जाता है। तकनीकी प्रणाली? एरियन ने दोहराया। बिल्कुल सही, तकनीकी प्रणाली। यह आपको भविष्य की तकनीकों को विकसित करने की अनुमति देती है और साथ ही उपयोगकर्ता को और भी स्मार्ट बनाती है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आपने कभी सोचा है कि 10 साल बाद ये तकनीक कैसी दिखेगी, या 100 साल बाद? खैर, अब आपको भटकने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह सब इस प्रणाली में मौजूद है, जिसका आविष्कार और निर्माण आपके समय से आगे के लोगों ने किया है। तो क्या मैं भविष्य की तकनीक तक पहुंच सकता हूं और यह मुझे और अधिक बुद्धिमान बना देगा? उन्होंने अवधारणा को समझने की कोशिश करते हुए पूछा। आपको बताना आसान नहीं होगा, बल्कि दिखाना आसान होगा। उंगली के एक झटके से एरियन के चारों ओर कई स्क्रीन खुल गईं। प्रयोक्ता इंटरफेस। उपयोगकर्ता एरियन राजवाट। व्यवसाय छात्र। निपुणता भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान,
जीव विज्ञान, अंकशास्त्र, खगोल विज्ञान, मौसम विज्ञान, ओशियनोग्राफी, पर्यावरण विज्ञान, भूगर्भ शास्त्र, कंप्यूटर विज्ञान। ब्लूप्रिंट कभी कभी यह एक इनाम या खरीदारी होती है। इसमें तकनीक बनाने की अवधारणा, योजनाबद्ध आरेख और तकनीकी ज्ञान शामिल होता है। सिस्टम पॉइंट्स, सिस्टम की मुख्य मुद्रा, उपयोगकर्ताओं को तकनीकी प्रश्न हल करने, ब्लूप्रिंट और पुस्तकें खरीदने की सुविधा देता है। प्रत्येक मूल विज्ञान के 10 स्तर होते हैं और उसे ऊपर ले जाने के लिए आपको महारत अंक प्राप्त करने होंगे। महारत अंक मिशन पुरस्कारों के माध्यम से या केवल मूल विज्ञानों से संबंधित कोई पुस्तक पढ़कर प्राप्त किए जा सकते हैं। यदि आप किसी तकनीक को बुलाना या बनाना चाहते हैं तो आपके मूल विज्ञानों का स्तर महत्वपूर्ण है। मिशन यादृच्छिक होते हैं और उपयोगकर्ता को उसकी परिस्थितियों के आधार पर दिए जाते हैं। संभावित पुरस्कार सिस्टम पॉइंट, मास्टरी पॉइंट और ब्लूप्रिंट हैं। सिस्टम शॉप उपयोगकर्ता को भविष्य की चीजें ब्राउज करने की सुविधा देता है। ये ब्लूप्रिंट संज्ञानात्मक क्षमता बढ़ाने वाली गोलियां, किताबें और भविष्य की तकनीकें हो सकती हैं। आभासी दुनिया, इस प्रणाली की एक अनूठी विशेषता यह है कि होस्ट भविष्य की तकनीक को अपने अंदर बुलाकर उसे वास्तविक दुनिया में ला सकते हैं। दरअसल, अगर आपने अभी अभी ब्लूप्रिंट खरीदा है और देखना चाहते हैं कि तैयार उत्पाद में ये कैसा दिखता है, तो यह एक अच्छा विकल्प है। सिस्टम मैनुअल, यदि आप सिस्टम के बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो आप यहां जा सकते हैं। वाई, क्या ये सच है? एरिस ने सिर हिलाया। तो मुझे इससे क्या लाभ होगा? मैं तुम्हें एक इशारा देती हूं, एरिस ने एरियन पर नजर गड़ाए हुए कहा। सोचो, अगर तुम उस आकर्षक और क्रांतिकारी तकनीक को खुद ही उसके आविष्कार से सालों पहले पेश कर दो। सोचो कि इसका समाज पर और हाँ, तुम्हारे जीवन पर क्या असर हो सकता है। तुम उस आविष्कार से बहुत पैसा कमाओगे। रुको, सच में तुम अपनी नीरस जिंदगी से बाहर निकलना चाहते हो ना? तो यही मौका है। ठीक है, लेकिन मैं इसकी शुरुआत कैसे करूं? मेरा मतलब है, मैं तो बस एक छात्र हूं, एरियन ने पूछा, इस संभावना से थोड़ा घबराते हुए। एरिस ने आश्वस्त करते हुए मुस्कुराते हुए कहा, छोटी शुरुआत करो। सिस्टम को अच्छी तरह समझो और उसकी कार्यप्रणाली से परिचित हो जाओ। एरियन ने एरिस की सलाह मानते हुए सिर हिलाया। वह अभी भी इस खुलासे से सदमे में था, लेकिन संभावनाओं को लेकर उसकी उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। एरिस का चेहरा और भी गंभीर हो गया। माइकल, मुझे तुम्हें आगाह करना होगा कि मेरे पास तुम्हारे साथ रहने के लिए ज्यादा समय नहीं बचा है। किसी इंसान की आत्मा को लंबे समय तक उसके शरीर से बाहर निकालने से जटिलताएं पैदा हो सकती हैं। जरूरी है कि मैं तुम्हें जल्द वापस भेज दूं। एरियन का दिल तेजी से धड़कने लगा। जटिलताएं? कैसी जटिलताएं? भ्रम, याददाश्त का कमजोर होना या गंभीर मामलों में अपने भौतिक स्वरूप के साथ फिर से जुड़ने में कठिनाई, एरिस ने समझाया। लेकिन चिंता मत करो, मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि ऐसा कुछ भी होने से पहले ही तुम सुरक्षित वापस आ जाओ। एरियन को बेचैनी का एहसास हुआ। लेकिन मेरे मन में अभी भी बहुत सारे सवाल हैं। मैं ये सब अकेले कैसे कर पाऊंगा? तुम पूरी तरह अकेले नहीं रहोगे, एरिस ने उसे आश्वस्त किया। ये सिस्टम तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए बनाया गया है। ये तुम्हें जरूरी जानकारी और संसाधन मुहैया कराएगा। खुद पर और सिस्टम पर भरोसा रखो। एरियन ने गहरी सांस ली और अपने विचारों को शांत करने की कोशिश की। ठीक है, मुझे तुम पर भरोसा है। और एरिस, इस अद्भुत तोहफे के लिए शुक्रिया। एरिस ने एक सौम्य मुस्कान दी। उन आखिरी शब्दों के साथ कमरे का सफेद रंग धुंधलाने लगा और एरियन को ऐसा एहसास हुआ जैसे उसे पानी में धीरे से खींचा जा रहा हो। रोशनी मंद पड़ गई और उसे क्षण भर के लिए भारहीनता का एहसास हुआ, फिर सब कुछ सामान्य हो गया। एरियन ने पलकें झपकाईं, खुद को वापस जीपनी में पाया जैसे ही वह बाहर निकलने वाला था। उसने चारों ओर देखा, थोड़ा स्तब्ध, लेकिन सब कुछ सामान्य लग रहा था। बाकी यात्रियों को इस अविश्वसनीय यात्रा का एहसास नहीं था जो उसने अभी अभी अनुभव की थी। इस बीच दिव्य लोक में एरिस अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गई, उसके होठों पर एक मनोरंजक मुस्कान फैल गई। तो अब मेरा मनोरंजन करो, माइकल। अध्याय 3, सिस्टम की शक्ति की एक झलक पाना। 10 मिनट बाद जीप आखिरकार उस विश्वविद्यालय में पहुंची जहां एरियन उस समय पढ़ रहा था, टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ द फिलीपींस। यह उन छात्रों के लिए एक जाना माना स्कूल है जो इंजीनियरिंग में उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं। इसे कई प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय इंजीनियरिंग संगठनों से मान्यता प्राप्त है, जो इसे इस क्षेत्र में उत्कृष्टता का एक प्रतीक बनाता है। एरियन ने यातायात नियंत्रण करने वाले गार्ड के मार्गदर्शन में पैदल यात्री क्रॉसिंग पार की। पार करने के बाद वह लाइन में लग गया जहां गार्ड सुरक्षा कारणों से प्रत्येक छात्र की तलाशी ले रहे थे और उनके पहचान पत्र और बैग की जांच कर रहे थे।
एरियन धैर्यपूर्वक अपनी बारी का इंतजार कर रहा था, उसका मन अभी भी तकनीकी प्रणाली के विचारों से घूम रहा था। आखिरकार जब उसकी बारी आई तो उसने अपना बैग जांच के लिए मेज पर रख दिया। गार्ड ने उसे जल्दी से देखा, फिर उसे आगे जाने के लिए इशारा किया। एरियन परीक्षा कक्ष की ओर चल पड़ा, जो बिल्डिंग 9 दूसरी मंजिल कमरा 13 में है। मध्यावधि परीक्षा में वह सबसे पहले ऊष्मागतिकी थर्मोडायनेमिक्स विषय लेगा। वरिष्ठों के अनुसार ऊष्मागतिकी एक कठिन विषय है जो अपनी पूर्वापेक्षाओं ऊष्मागतिकी 2 से भी अधिक कठिन है। यह एक ऐसा विषय था जिसके लिए कई छात्रों को संघर्ष करना पड़ता था, जिसके परिणामस्वरूप अक्सर उनके ग्रेड कम होते थे या उन्हें पाठ्यक्रम को दोबारा लेने की आवश्यकता होती थी। एरियन दूसरी मंजिल की सीढ़ियां चढ़ता गया, उसके कदमों की आहट शांत गलियारे में गूंज रही थी। जैसे ही वह 13वें कमरे के पास पहुंचा, उसे हवा में तनाव महसूस हुआ, लगभग स्पर्शनीय। दरवाजा थोड़ा खुला था और वह अंदर अपने सहपाठियों को देख सकता था। कुछ आखिरी पल में जानकारी हासिल करने की कोशिश में अपने नोट्स पर गौर कर रहे थे, जबकि कुछ बस खाली आंखों से आगे देख रहे थे, अपनी किस्मत पर हार मान चुके थे। वह कमरे में दाखिल हुआ और खिड़की के पास एक जगह ढूंढी। तनावपूर्ण माहौल में प्राकृतिक रोशनी ने उसे कुछ सुकून दिया। एरियन ने अपनी नोटबुक निकाली और लेक्चर के दौरान लिए गए सूत्रों और नोट्स के पन्ने पलटने लगा। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, एरियन बुदबुदाया। ऊष्मागतिकी की कक्षा में नींद की कमी और जटिल अवधारणाओं पर चर्चा के कारण उसे अक्सर नींद आ जाती थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, उसके और भी सहपाठी कक्षा में आने लगे। उसका दोस्त साइलेमोन उसके बगल में बैठ गया। अरे, क्या तुम तैयार हो? साइलेमोन ने एरियन के हाथ पर धक्का दिया और जब उसने अपने दोस्त के चेहरे पर कुछ गड़बड़ देखी तो वह रुक गया। एरियन ने हल्के से सूजे हुए हिस्से को छूते हुए एक अधूरी मुस्कान दी। क्या मैं तैयार लग रहा हूँ? ये सूत्र चित्रलिपि जैसे लग रहे हैं, इसके अलावा मैं अभी भी इससे जूझ रहा हूँ, उसने अपने चोटिल चेहरे की ओर इशारा करते हुए कहा। साइलेमोन की आंखें चिंता से चौड़ी हो गईं। यार, तुम्हें क्या हो गया है? ऐसा लग रहा है जैसे तुमने बॉक्सिंग रिंग में कुछ राउंड खेले हों। एरियन ने आह भरी, अपनी कुर्सी पर पीछे झुककर अपनी कनपटियां रगड़ी। कल रात लूट लिया गया। मेरी खूबसूरत जिंदगी का बस एक और अध्याय, उसने कहा, उसकी आवाज में निराशा साफ झलक रही थी। ये तो मुश्किल है यार, साइलेमन ने सहानुभूति जताते हुए कहा, उसका स्वर गंभीर हो गया। तुम इतना कुछ कर रहे हो और अब ये भी। जिंदगी सचमुच तुम्हारे सामने सब कुछ फेंक रही है। एरियन ने व्यंग्यात्मक मुस्कान दी। हाँ, पढ़ाई, काम और अब मुक्कों से बचना, ये तो बस एक अनवरत चक्र है। और पास होने का दबाव भी कोई मदद नहीं करता, साइलेमन ने सिर हिलाते हुए कहा। ऐसा लगता है जैसे हमारी लगातार परीक्षा हो रही है, सिर्फ परीक्षाओं में ही नहीं, जिंदगी में भी। एरियन ने साइलेमोन की नजरों से नजरें मिलाई, उसकी आंखों में सच्ची चिंता देखी। यह मुश्किल है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? हमें आगे बढ़ते रहना है ना? शायद अंततः चीजें सुधर जाएं। साइलेमोन ने धीरे से हंसते हुए कहा, हाँ, आगे बढ़ते रहो। जैसे जैसे वे बातें करते रहे, एरियन की चिंताएं थोड़ी कम होती गईं। साइलेमोन के साथ अपनी चिंताएं साझा करने से उसका बोझ थोड़ा हल्का हुआ। हो सकता है कि उनके पास सभी सवालों के जवाब न हो, लेकिन कम से कम वे इस मुश्किल में साथ तो थे। जैसे ही एरियन और साइलेमोन माहौल को हल्का करने की कोशिश कर रहे थे, उनके प्रोफेसर मिस्टर डेल्गाडो कमरे में दाखिल हुए। अपने सख्त व्यवहार और चुनौतीपूर्ण परीक्षाओं के लिए जाने जाने वाले मिस्टर डेल्गाडो छात्रों के बीच ज्यादा लोकप्रिय नहीं थे। उनकी छवि कठिन प्रश्न पूछने की थी, जिसके कारण अक्सर उनकी कक्षाओं में असफलता की दर बहुत ज्यादा होती थी। ठीक है, सभी लोग अपनी अपनी सीटें व्यवस्थित कर लें। एक सीट अलग, श्री डेल्गाडो ने कक्षा में आगे बढ़ते हुए कठोर स्वर में घोषणा की। कमरे में हो रही बातचीत तुरंत बंद हो गई और छात्रों ने जल्दी जल्दी निर्देशानुसार अपनी सीटें व्यवस्थित कर लीं। सबके बैठने के बाद श्री डेल्गाडो ने परीक्षा के नियम बताने शुरू किए। याद रखना, अपने सहपाठी का पेपर मत देखना। अगर मैंने किसी को नकल करते हुए पकड़ा तो मैं तुम्हारे सामने ही तुम्हारा पेपर फाड़ने में जरा भी नहीं हिचकिचाऊंगा। उनकी नजर पूरे कमरे पर पड़ी और कई छात्र अपनी सीटों पर असहज होकर हिलने लगे। वह एक पल के लिए रुका, उसकी नजरें एरियन और साइलेमोन पर टिकी रहीं। और जो लोग प्रारंभिक परीक्षा में असफल रहे हैं, उनके लिए वापसी का यही मौका है। इसे बर्बाद मत करो। ऐसा कहते समय वह हमारी ओर क्यों देख रहा है? साइलेमोन फुसफुसाया। शायद इसलिए क्योंकि हम प्रारंभिक परीक्षा में असफल हो गए थे। लेकिन लगभग सभी लोग प्रारंभिक परीक्षा में असफल रहे, साइलेमोन ने जवाब दिया। उसकी आवाज में झुंझलाहट का भाव था। हाँ, लेकिन तुम तो जानते ही हो कि वो कैसा है, एरियन ने अपनी आवाज धीमी रखने की कोशिश करते हुए कहा।
उसे उन लोगों पर ज्यादा दबाव डालना पसंद है जिनके बारे में उसे लगता है कि वो ठीक नहीं कर रहे हैं। प्रोफेसर ने निर्देश जारी रखे। समय सीमा 1 घंटा है और केवल 2 प्रश्न हैं। मुझे तुम्हारी मेज पर सिर्फ एक वैज्ञानिक कैलकुलेटर और 2 बॉन्ड पेपर ही देखने चाहिए। इससे ज्यादा कुछ भी नकल माना जाएगा और तुम्हारी मिड टर्म परीक्षा शून्य हो जाएगी। 2 सवाल, एरियन मन ही मन चिल्लाया। अब जब किसी प्रोफेसर ने कहा कि परीक्षा में उस समय सीमा के भीतर केवल 2 प्रश्न ही हल करने थे, तो आप ज्यादा उम्मीदें मत लगाइए, क्योंकि ज्यादातर समय यह एक कठिन प्रश्न होता है जिसे हल करने में 1 घंटा लग जाता है। ब्रीफिंग के बाद श्री डेलगाडो ने परीक्षा के प्रश्न पत्र बांटे और कमरे में सन्नाटा छा गया। सिर्फ प्रश्न पत्र पलटने और कलमों की आवाज सुनाई दे रही थी। एरियन ने अपनी परीक्षा पर ध्यान केंद्रित किया और बाकी सब कुछ भूलने की कोशिश की। उसने पहला प्रश्न पढ़ा। एक बंद तंत्र पर विचार करें जिसमें एक गैस है जो आदर्श रूप से व्यवहार करती है। ये तंत्र एक जटिल ऊष्मागतिक प्रक्रिया से गुजरता है जिसका वर्णन निम्नलिखित चरणों द्वारा किया गया है। समतापी विस्तार, प्रारंभिक अवस्था 1 P1 V1 T1 पर गैस समतापी रूप से अवस्था B P2 V2 तक फैलती है, जहां P1 = 3.0 मेगापास्कल, V1 = 0.025 मीटर 3 तथा T1 = 400 K होता है। रुद्धोष्ण संपीड़न, इसके बाद गैस को रुद्धोष्ण रूप से अवस्था C P3 V3 T3 तक संपीड़ित किया जाता है, जहां अवस्था C V3 पर आयतन अवस्था 1 V1 पर प्रारंभिक आयतन के समान होता है। समायतन शीतलन, अंत में गैस को स्थिर आयतन पर ठंडा करके उसकी प्रारंभिक अवस्था A पर वापस लाया जाता है। ये देखते हुए कि गैस एक परमाणुक है जिसका विशिष्ट ऊष्मा अनुपात गामा 1.67 है और आर्थ सार्वभौमिक गैस स्थिरांक = 8.314 J मोल के है, निम्नलिखित की गणना करें। एक समतापी विस्तार के बाद अवस्था B पर अंतिम दबाव और तापमान। बीच समतापी विस्तार के दौरान गैस द्वारा किया गया कार्य। C रुद्धोष्ण संपीड़न के बाद अवस्था C पर तापमान। D समायतन शीतलन के दौरान गैस द्वारा अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौटने के लिए छोड़ी गई ऊष्मा। नोट, मान लें कि प्रक्रिया सभी चरणों में उत्क्रमणीय रूप से संपन्न होती है। रुद्धोष्ण प्रक्रिया के लिए PV गामा = स्थिरांक का प्रयोग करें और समायतन प्रक्रिया के लिए याद रखें कि आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन जोड़ी गई या हटाई गई ऊष्मा के बराबर होता है। पहला प्रश्न पढ़ने के बाद एरियन मन ही मन चिल्लाया, यह क्या है? क्या इसे 1 घंटे में हल करना संभव है? समस्या की जटिलता बहुत ज्यादा थी और उसे घबराहट होने लगी थी। उसने चुपके से अपने सहपाठियों की तरफ देखा और पाया कि उनमें से कई लोग भी भौहें सिकुड़े और असमंजस के भावों के साथ अपने अखबारों को घूर रहे थे। यहाँ तक कि साइलेमोन भी, जो आमतौर पर दबाव में भी शांत रहता था, बिल्कुल हैरान परेशान लग रहा था। तभी अचानक उसके सामने कुछ चीज उभर आई। क्या आप 50 सिस्टम पॉइंट्स के लिए इस तकनीकी प्रश्न का उत्तर जानना चाहेंगे? उपलब्ध सिस्टम पॉइंट्स 1000। हाँ या नहीं? ये वही होलोग्राफिक स्क्रीन थी जिसे उसने देवी एरिस से मिलते समय देखा था। क्या मैं ही इसे देख रहा हूँ? एरियन ने खुद से पूछा। ये तेजी से बढ़ रहा है और कमरे में किसी और को परेशान या आकर्षित नहीं कर रहा है। एरियन एक पल के लिए हिचकिचाया, इस बात पर विचार करते हुए। उसने एक बार फिर चारों ओर देखा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोई और होलोग्राफिक स्क्रीन न देख सके। गहरी सांस लेते हुए एरियन ने मन ही मन हाँ पर क्लिक किया। तुरंत ही समस्या का समाधान होलोग्राफिक स्क्रीन पर साकार होने लगा। विस्तृत चरण, सूत्र और गणनाएं स्पष्ट रूप से बताई गईं। एरियन व्याख्या की सटीकता और गहराई देखकर दंग रह गया। ऐसा लग रहा था मानो कोई अत्यंत कुशल प्रोफेसर उसे समस्या के समाधान में मार्गदर्शन दे रहा हो। उत्तर जटिल था, जिसमें समतापी, रुद्धोष्ण और समायतन प्रक्रियाओं से जुड़े कई चरण शामिल थे। एरियन ने जल्दी से अपने कागज पर हल लिखना शुरू कर दिया, ध्यान रखा कि वह उसे अपनी लिखावट में लिखे और हर चरण को समझते हुए आगे बढ़े। वह हल को यूं ही नहीं लिख सकता था, उसे ऐसा दिखाना था जैसे उसने खुद ही हल निकाला हो। एरियन जैसे जैसे उत्तर पर काम कर रहा था, उसने देखा कि सिस्टम उसके कुल अंकों में से अंक काट रहा था। उसे उम्मीद थी कि यह खर्च के लायक होगा। पहले प्रश्न का उत्तर देने के बाद उसने दूसरे प्रश्न पर नजर डाली और उसके अंदर आत्मविश्वास की भावना बढ़ रही थी। हो सकता है सिस्टम की मदद से वह सचमुच ये परीक्षा पास कर ले। उसने अपना ध्यान दूसरे प्रश्न की ओर लगाया और नई सहायता से उसे हल करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन जैसे ही उसने उसे पढ़ा, उसे एहसास हुआ कि यह एक और जटिल समस्या थी, जिसे हल करने के लिए संभवतः और अधिक सिस्टम पॉइंट्स की आवश्यकता होगी। एरियन ने आह भरी, ये सोचते हुए कि क्या उसे फिर से सिस्टम का इस्तेमाल करना चाहिए या इसे खुद ही हल करने की कोशिश करनी चाहिए।
घड़ी की टिक टिक चलती जा रही थी और हर गुजरते मिनट के साथ एरियन को दबाव बढ़ता हुआ महसूस हो रहा था। उसे सिस्टम के साथ जोखिम उठाने या अपने ज्ञान पर भरोसा करने के बीच चुनाव करना था, जो उसे यकीन नहीं था कि पर्याप्त है। उसने साइलेमोन की तरफ देखा, जो अभी भी पहले प्रश्न पर जूझ रहा था, और फिर अपने पेपर पर यह जानते हुए कि उसे जल्द ही कोई फैसला लेना होगा। कुछ ही क्षणों बाद एरियन ने अपने अंकों का पुनः उपयोग करने का निर्णय लिया और फिर सिस्टम ने समाधान प्रस्तुत कर दिया। 30 मिनट बाद एरियन अपने पैरों पर खड़ा हुआ और सबकी नजरें उस पर टिक गईं। मिस्टर रेयस, क्या कोई समस्या है? मिस्टर डेल्गाडो ने पूछा। मैं कर चुका हूं, सर, एरियन ने कहा, और कक्षा में लगभग सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि किसी ने इसे पहले ही पूरा कर लिया है। डेल्गाडो की भौहें तन गईं। क्या मैं आपका अखबार देख सकता हूं? एरियन ने झिझकते हुए अपना पेपर थमा दिया, उसका दिल धड़क रहा था। उसने गौर से देखा कि मिस्टर डेल्गाडो उसके जवाबों को आलोचनात्मक नजर से देख रहे थे। उसे अपने चेहरे पर आई सूजन का एहसास ही नहीं हुआ। कमरे में सन्नाटा था, बस कभी कभार कागजों की सरसराहट और कलमों की खरोंच की आवाज आ रही थी। एरियन को अपने सहपाठियों की निगाहें उस पर लगी हुई महसूस हो रही थीं, कुछ अविश्वास से तो कुछ ईर्ष्या से। मिस्टर डेल्गाडो ने जवाब पढ़ते हुए गुनगुनाया और सिर हिलाया। उनके चेहरे पर, जो आमतौर पर सख्त रहता था, थोड़ी नरमी आई और थोड़ी हैरानी भी दिखाई दी। पूरी तरह से जांच करने के बाद उन्होंने एरियन की तरफ देखा, उनकी नजरें पैनी थीं। कक्षा के बाद मुझसे मिलना। आप जा सकते हैं। अध्याय 4, थोड़ा पहचाना जाना। एरियन जैसे ही कक्षा से बाहर निकला, वह चिंता से भर गया। वह बार बार सोच रहा था कि मिस्टर डेल्गाडो उससे क्यों मिलना चाहते हैं। क्या इसलिए कि उसके उत्तर बहुत सटीक थे, या वे संदिग्ध लग रहे थे? एरियन जानता था कि जिस तरह से यह प्रणाली उसे समस्याओं को हल करने में मदद कर रही थी, वह कक्षा में सिखाई जाने वाली सामान्य विधियों से अलग थी। शायद इसी अंतर ने मिस्टर डेल्गाडो का ध्यान खींचा होगा, जिससे वह उत्सुक या संदिग्ध भी हो गया होगा। शायद यही बात हो। अरे, मैं उसे बाद में ये कैसे समझाऊंगा? एरियन बड़बड़ाते हुए अपने बैग में हाथ डालते हुए अपना स्मार्टफोन निकाला। बैग खोलते ही उसने अपना आज का शेड्यूल देखा। कठोर पिंडों के अवकल समीकरण और स्थैतिकी, है ना, ऊष्मागतिकी जितनी ही कठिन। एरियन ने आह भरी और निर्धारित कक्षा की ओर चल पड़ा। वह इसके बारे में बाद में सोचेगा। 30 मिनट बाद बिल्डिंग 9 के एक दूसरे कमरे में एरियन और साइलेमोन फिर से एक दूसरे के बगल में बैठे थे। उसके चेहरे पर हैरानी का भाव था, मानो किसी अलग इंसान को देख रहा हो। तुम्हें क्या हुआ है? साइलेमोन ने पूछा। तुम्हारा क्या मतलब है? एरियन ने अपना सिर एक तरफ झुकाते हुए पूछा। तुमने 30 मिनट से भी कम समय में परीक्षा पूरी कर ली। मुझे लगा था कि तुमने कहा था कि तुम्हें परीक्षा में थोड़ी दिक्कत होगी। तो फिर हमारे टॉप क्लासमेट्स के मुकाबले तुम इतनी जल्दी कैसे खत्म कर पाए? बताओ न, तुमने तो बीच में ही हार मान ली। ऐसे हल लिखे कि लगे कि तुमने सवाल हल कर लिए हैं। साइलेमोन की जिज्ञासा साफ दिख रही थी। एरियन ने बेपरवाही से कंधे उचका दिए। नहीं, मैंने हार नहीं मानी, बस एक पल के लिए स्पष्टता मिली, शायद। कभी कभी चीजें अपने आप ठीक हो जाती हैं, समझ रहे हो? साइलेमन ने भौहें चढ़ाई, जाहिर है पूरी तरह से आश्वस्त नहीं। स्पष्टता, है ना? ये तो कमाल का पल है। तुम भी हम सब की तरह ऊष्मागतिकी से जूझ रहे थे। एरियन ने अपने नोट्स पर नजर गड़ाए हुए सिर हिलाया। हाँ, कभी कभी दबाव अजीबोगरीब चीजें करता है। आपको ऐसे तरीके से ध्यान केंद्रित करने पर मजबूर करता है जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं था। साइलेमन पीछे झुक गया, अब भी एरियन को शक की निगाहों से देख रहा था। कोई बात नहीं यार, हमें तो वैसे भी 0 नंबर मिलने वाले हैं। परीक्षा तो बहुत यातना थी। उसने तो हमें इस तरह का सवाल भी नहीं पढ़ाया था। सच, खैर, हम क्या कर सकते हैं? आखिरकार यह मिस्टर डेल्गाडो है। जब वे बातें कर रहे थे, तभी उनके डिफरेंशियल इक्वेशन के प्रोफेसर कक्षा में दाखिल हुए। श्री डेल्गाडो की तरह ही उनकी प्रोफेसर सुश्री ओकेम्पो भी उतनी ही सख्त थी। वह अपनी कठोर शिक्षण पद्धति और सीधे सादे रवैये के लिए जानी जाती थी। ठीक है क्लास, चलिए शुरू करते हैं ताकि हम अपना समय ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर सकें। सुश्री ओकेम्पो ने कमरे के सामने की ओर चलते हुए घोषणा की। उनकी नजरें छात्रों पर टिकी थी। एक सीट की दूरी, आपकी डेस्क पर सिर्फ कैलकुलेटर और पेन और कुछ नहीं। छात्रों ने जल्दी से अपनी सीटें व्यवस्थित की और अपनी मेजें साफ की, क्योंकि उन्हें पता था कि सुश्री ओकेम्पो के निर्देशों पर सवाल उठाने से बचना चाहिए। एरियन अपनी जगह पर बैठ गया और अपना कैलकुलेटर और पेन निकाल लिया। उसका मन अभी भी पिछली परीक्षा में थोड़ा उलझा हुआ था।
फिर सुश्री ओकेम्पो ने परीक्षा का पेपर दिया जिसमें बर्नौली समीकरण से संबंधित 10 प्रश्न थे। और यह कोई आसान सवाल नहीं था। एक नजर में ही एरियन को अंदाजा हो गया कि यह मुश्किल होने वाला है। लेकिन ऊष्मागतिकी में पहले की तरह ही उपयोगकर्ता इंटरफेस फिर से सामने आ गया और उसे बाहर निकलने का रास्ता दिखा दिया। क्या आप 50 मास्टरी पॉइंट्स के लिए इस तकनीकी समस्या को हल करना चाहते हैं? खैर, अगर आप कक्षाओं के दौरान ध्यान केंद्रित न करें तो अवकल समीकरण विषय कठिन हो जाता है। हालांकि एरियन एक ऐसा छात्र नहीं है जिसे अंशकालिक छात्र होने के कारण कक्षा में ध्यान केंद्रित करने की सुविधा मिलती हो। अगर इसका मतलब परीक्षा पास करना और फाइनल में पास होने के ज्यादा मौके देना था, तो उसने बिना किसी हिचकिचाहट के हाँ का बटन दबा दिया। और बस हल और उत्तर उसके सामने होलोग्राफिक स्क्रीन पर आ गए, बाकी सभी के लिए अदृश्य। परीक्षा के प्रश्न, जिनमें बर्नौली समीकरण के विभेदक रूपों में जटिल प्रयोग शामिल थे, उसकी तैयारी से परे थे। हालांकि सिस्टम के मार्गदर्शन में उसने प्रत्येक प्रश्न को व्यवस्थित रूप से हल किया और हल के पीछे के तर्क को समझते हुए आगे बढ़ा। सिस्टम ने उसे केवल उत्तर ही नहीं दिए, बल्कि चरण दर चरण विश्लेषण भी दिया, जिससे अवधारणाओं की उसकी समझ बढ़ी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, एरियन का आत्मविश्वास बढ़ता गया। उसने बहुत कम समय में परीक्षा पूरी कर ली, एक ऐसा काम जो तकनीकी प्रणाली की मदद के बिना असंभव होता। उसने अपना पेपर जमा कर दिया, जिससे उसके ब्लॉक के साथी या सहपाठी एक बार फिर सदमे में आ गए। अरे, तुम्हें एरियन में कुछ अलग दिख रहा है, उसके एक सहपाठी ने फुसफुसाते हुए कहा। हाँ, पहले वह ऊष्मागतिकी परीक्षा में प्रथम आया था और अब अवकल समीकरण में। उसने क्या खाया? या हो सकता है कि वह दिखावा कर रहा हो या बीच में ही हार मान रहा हो। ठीक है, हमें तब पता चलेगा जब वे स्कोर की घोषणा करेंगे। दोपहर 3 बजे रिचर्ड के प्रोफेसर श्री डेल्गाडो, सुश्री ओकेम्पो और श्री एविसो परिसर के बाहर अपना ब्रेक टाइम बिता रहे थे। दोस्तों, आपके पास एरियन राजवाट नाम का एक छात्र है ना? ओकेम्पो और एविसो ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर सिर हिलाया। उन्होंने मेरी परीक्षा पूरी कर दी, जिसे मैं कठिन मानता था, जिसमें केवल 5% ही पास हो पाते। फिर भी उन्होंने इसे 30 मिनट से भी कम समय में पूरा कर दिया। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, ओकेम्पो ने कहा। उसने परीक्षा जल्दी खत्म कर दी और मुझे लगा कि उसने बस बेतरतीब ढंग से नंबर लिख दिए हैं, लेकिन पता चला कि उसके सारे जवाब सही हैं। सच में, जब उसने मुझे अपना टेस्ट पेपर दिया तो मैंने भी उसके पेपर पर एक नजर डाली। उसका अंतिम उत्तर सही उत्तर जैसा ही है, श्री एविसो ने सोचते हुए कहा। लेकिन वह तो हमेशा से एक औसत छात्र ही था, है ना? वह अचानक इतना कुशल कैसे हो गया? बिल्कुल, श्री डेल्गाडो ने थोड़ा भौहें चढ़ाते हुए कहा। यह असामान्य है। मैंने उसे पहले भी पढ़ाया है और वह इतना तेज या सटीक कभी नहीं था। मैंने छात्रों को बेहतर होते देखा है, लेकिन ये तो कुछ और ही है। सुश्री ओकेम्पो ने सहमति में सिर हिलाया। ऐसा लग रहा है जैसे उसे किसी तरह की मदद मिली हो, लेकिन मैंने उसे ध्यान से देखा था। उसने कोई धोखा नहीं दिया, कम से कम मुझे तो ऐसा नहीं लगा। तीनों प्रोफेसर चुपचाप कॉफी की चुस्कियां ले रहे थे, हर कोई विचारों में खोया हुआ था। एरियन की अचानक आई अकादमिक प्रतिभा को लेकर उनके मन में एक तरह की जिज्ञासा और संदेह का भाव था। शायद वह सचमुच बहुत मेहनत से पढ़ाई कर रहा है। श्री एविसो ने अधिक आशावादी दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हुए सुझाव दिया। संभवतः, श्री डेल्गाडो ने उत्तर दिया, लेकिन सुधार का स्तर असाधारण है। मैं उनसे बात करने की योजना बना रहा हूं और उनसे ये बताने को कहूंगा कि वे इस उत्तर पर कैसे पहुंचे। दोपहर के 4 बजे मिस्टर डेल्गाडो के ऑफिस में दरवाजे पर दस्तक हुई। डेल्गाडो ने खिड़की से बाहर देखा और एरियन को देखा। उसने उसे अंदर आने का इशारा किया और एरियन सावधानी से अंदर चला गया। बैठ जाओ, माइकल, श्री डेल्गाडो ने अपनी मेज के सामने कुर्सी की ओर इशारा करते हुए कहा। एरियन ने आज्ञा का पालन किया और अपना धैर्य बनाए रखने का प्रयास करते हुए बैठ गया। मैं सीधे मुद्दे पर आता हूं, श्री डेल्गाडो ने मेज पर हाथ जोड़ते हुए कहा। इस परीक्षा में आपका प्रदर्शन असाधारण रहा है। आपके पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए, और यह भी कि आप प्रारंभिक परीक्षा में फेल हो गए थे, ये बहुत ही असाधारण है। क्या आप बता सकते हैं कि आपने इतनी जल्दी उन जटिल प्रश्नों को कैसे हल कर लिया? एरियन का गला रुंध गया। वह जानता था कि वह तकनीकी प्रणाली के बारे में सच्चाई नहीं बता सकता। उसे कोई विश्वसनीय स्पष्टीकरण देना ही होगा। मैं अलग तरह से पढ़ाई कर रहा हूं, एरियन हकलाते हुए बोला। मुझे ऑनलाइन नई अध्ययन सामग्री मिली है और मैं अवधारणाओं को बेहतर ढंग से समझने के लिए उनका इस्तेमाल कर रहा हूं। मिस्टर डेल्गाडो ने एक पल के लिए उसे देखा, लेकिन उनका भाव समझ नहीं आया। मैं समझ गया। खैर, ये प्रभावशाली है।
डेल्गाडो ने कागजों के पुलिंदे से एक कागज निकाला और उसे दे दिया। यह आपकी परीक्षा है और इसमें उत्तम अंक हैं, डेल्गाडो ने घोषणा की। एरियन को अपने परफेक्ट स्कोर का जिक्र आते ही धड़कने लगी। शुक्रिया सर, वह अपनी हैरानी छुपाने की कोशिश करते हुए किसी तरह कह पाया। मिस्टर डेल्गाडो अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गए, अभी भी एरियन को देख रहे थे। क्या तुम मुझे समझा सकते हो कि तुमने समीकरण नंबर 1 कैसे हल किया? एरियन अपनी कुर्सी पर हिल गया, मिस्टर डेल्गाडो की नजरों का भार महसूस कर रहा था। उसने एक गहरी सांस ली और अपने विचारों को इकट्ठा किया। ठीक है, पहले प्रश्न के लिए उसने अपनी आवाज में अपेक्षा से ज्यादा स्थिरता लाते हुए कहा, मुख्य बात यह थी कि प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में ऊष्मागतिकी के सिद्धांतों को लागू किया जाए। अवस्था ए से बी तक समतापी प्रसार के लिए मैं जानता था कि तापमान स्थिर रहता है। इसलिए मैंने अंतिम दाब और तापमान ज्ञात करने के लिए आदर्श गैस नियम PV=nRT का उपयोग किया। चूंकि तापमान स्थिर है, इसलिए आयतन में वृद्धि के कारण अवस्था बी पर दाब अवस्था ए की तुलना में कम होगा, एरियन ने अपनी स्पष्टता पर आश्चर्यचकित होकर बताया। इस चरण के दौरान किए गए कार्य के लिए मुझे याद आया कि एक आदर्श गैस के लिए समतापी प्रक्रिया में कार्य की गणना W=nRT ln V2V1 का उपयोग करके की जा सकती है। इसलिए मैंने गैस द्वारा किए गए कार्य को ज्ञात करने के लिए मानों को डाला। फिर अवस्था सी तक रुद्धोष्म संपीड़न के लिए मैंने अवस्था सी पर तापमान ज्ञात करने के लिए रुद्धोष्म प्रक्रिया समीकरण PV∠γ स्थिरांक का उपयोग किया। चूंकि आयतन अपने प्रारंभिक मान पर लौट आता है और प्रक्रिया रुद्धोष्म है, इसलिए तापमान बढ़ जाता है, उन्होंने अधिक आत्मविश्वास महसूस करते हुए आगे कहा। अंततः समायतन शीतलन के लिए मैंने ऊष्मागतिकी का पहला नियम लागू किया। चूंकि आयतन स्थिर है, किया गया कार्य शून्य है और आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन जोड़ी गई या हटाई गई ऊष्मा के बराबर है। इसलिए मैंने Q=ΔU=NACV∆T का उपयोग करके गैस द्वारा अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौटने के लिए छोड़ी गई ऊष्मा की गणना की। जैसे ही एरियन ने अपनी व्याख्या पूरी की, उसे एहसास हुआ कि उसने जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा समझ लिया है। उसकी व्याख्या लगभग विशेषज्ञ जैसी लग रही थी और उसे एक अजीब सा गर्व महसूस हुआ। उसने मिस्टर डेल्गाडो की ओर देखा, उनकी प्रतिक्रिया का इंतजार करते हुए। मिस्टर डेल्गाडो आगे झुके, उनके चेहरे पर संदेह की बजाय प्रशंसा का भाव आ गया। कमाल है, माइकल, तुम मुझे इतनी आसानी से समझा सकते हो। धन्यवाद, एरियन ने कहा। अच्छा, ये देखने के लिए कि तुम सचमुच सुधरे हो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्रस्ताव है, डेल्गाडो ने कहा और आगे कहा। मैं तुम्हें एक समस्या दूंगा, सभी कठिन है, और अगर तुम उसमें कम से कम 80% अंक ला पाए, तो मैं तुम्हें PSME प्रतियोगिता में शामिल होने का मौका दे सकता हूं, जिसमें नकद पुरस्कार और संस्था तथा स्कूल की ओर से पुरस्कार मिलते हैं। क्या तुम रुचि रखते हो? एरियन ने घबराहट में अपना सिर रगड़ा। क्या आपको यकीन है सर? हाँ, लेकिन केवल तभी जब आप मेरे मूल्यांकन में पास हो जाएं। मुझे इस बारे में सोचना होगा सर, एरियन ने कहा। समझ में आता है, श्री डेल्गाडो ने सिर हिलाकर जवाब दिया। लेकिन ध्यान रखना, ये तुम्हारे लिए शैक्षणिक और आर्थिक दोनों ही दृष्टि से एक बेहतरीन अवसर हो सकता है। इस हफ्ते के अंत तक मुझे अपना फैसला बता देना। एरियन ने सिर हिलाया, अभी भी प्रस्ताव पर विचार कर रहा था। मैं करूंगा सर, मेरे बारे में सोचने के लिए धन्यवाद। जैसे ही वह जाने के लिए उठा, उसकी जेब में उसका स्मार्टफोन बज उठा। एरियन ने उसे निकाला और नोटिफिकेशन देखा। यह मॉल में उसकी पार्ट टाइम नौकरी के बारे में एक रिमाइंडर था। समय पर नजर डालते हुए उसे एहसास हुआ कि अगर वह देर नहीं करना चाहता था तो उसे जल्दी करनी होगी। सर, मुझे अब जाना होगा। मुझे अपना अंशकालिक काम भी करना है, एरियन ने जल्दी से समझाया। जरूर, आगे बढ़ो। और माइकल, एरियन के दरवाजे पर पहुंचते ही मिस्टर डेल्गाडो ने कहा, अपना अच्छा काम जारी रखो। तुम एक बहुत ही उल्लेखनीय छात्र साबित हो रहे हो। एक संक्षिप्त सिर हिलाकर एरियन कार्यालय से बाहर चला गया। अध्याय 5, नए मिशन और अंशकालिक। वाह, ये सिस्टम वाकई काम करता है, एरियन ने मन ही मन सोचा। तकनीकी सिस्टम ने उसे एक भयावह मध्यावधि परीक्षा से बचा लिया था, लेकिन अब उसके प्रोफेसर उसे PSME प्रतियोगिता में शामिल होने का सुझाव दे रहे थे, जो फिलीपीन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स का संक्षिप्त नाम है। यह एक बड़ी बात थी और एरियन जानता था कि उसकी सिफारिश सिर्फ उसकी धोखेबाजी वाली सफलता की वजह से थी। प्रतियोगिता का विचार डरावना भी था और रोमांचक भी। तैयारी के लिए उसे किताबों पर खूब ध्यान देना होगा। ये सिर्फ पढ़ने या YouTube ट्यूटोरियल देखने तक सीमित नहीं था। उसे चीजों को अच्छी तरह समझना होगा, और यह कहना हमेशा आसान होता है, करना मुश्किल। लेकिन इस व्यवस्था के साथ शायद, बस शायद, उसे इसमें सफलता मिल सकती थी।
और जैसे ही वह गलियारे से नीचे चला गया, उसके दिमाग में एक खुशनुमा अधिसूचना की घंटी बज उठी। मिशन पूरा करने पर बधाई। एक बार सिस्टम का इस्तेमाल किया। अरे, एरियन ने सिर झुकाकर नोटिफिकेशन पढ़ा। क्या वाकई उसके पास पहले से ही कोई मिशन है? उसे इसका अंदाजा ही नहीं था। आपको प्राप्त हुआ 1000 सिस्टम पॉइंट और सावधानी। आपके पास 2 नए मिशन हैं। मिशन #1 PSME प्रतियोगिता की तैयारी। आपको सिस्टम की क्षमताओं का उपयोग किए बिना थर्मोडायनेमिक्स में अपने प्रोफेसर द्वारा दिए गए मूल्यांकन परीक्षण को पास करना होगा। इनाम 5000 सिस्टम पॉइंट और 1 एक्स न्यूरो एनहांसर दवा। इस मिशन को पूरा करने के लिए सिस्टम टिप्स और ट्रिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की अवधारणाओं और सिद्धांतों पर आधारित किताबें पढ़ें। अनुशंसित पुस्तक बोर्गनाके और सोनटैग द्वारा लिखित फंडामेंटल्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। मिशन #2 स्वस्थ मन और शरीर। मानसिक प्रदर्शन में सुधार के लिए अपने शरीर का ध्यान रखना जरूरी है। नियमित व्यायाम करें और स्वस्थ आहार लें। एरियन की भौहें आश्चर्य से ऊपर उठ गईं। ये व्यवस्था सिर्फ पढ़ाई के बारे में नहीं थी, यह उसे अपने शारीरिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखने के लिए प्रोत्साहित कर रही थी। हालांकि ये बात सही भी थी। एक स्वस्थ शरीर का मतलब अक्सर एक स्वस्थ दिमाग होता है। इस मिशन के लिए आपको एक शुरुआती व्यायाम दिनचर्या का पालन करना होगा और 1 महीने के लिए संतुलित आहार का पालन करना होगा। इनाम 2000 सिस्टम पॉइंट्स। शुरुआती लोगों के लिए अनुशंसित व्यायाम योजना। हफ्ते में 3 बार 30 मिनट कार्डियो से शुरुआत करें। इसमें पुशअप्स, स्क्वैट्स और लंजेस जैसे बुनियादी शक्ति प्रशिक्षण व्यायाम शामिल करें। धीरे धीरे तीव्रता बढ़ाएं। अनुशंसित आहार योजना। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और स्वस्थ वसा के अच्छे मिश्रण वाला संतुलित आहार लें। फल, सब्जियां और पानी भरपूर मात्रा में शामिल करें। प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों और अत्यधिक चीनी से बचें। एरियन व्यायाम से अनजान नहीं था, लेकिन वह इसमें कभी नियमित नहीं रहा। और उसका खान पान कॉलेज के छात्रों जैसा ही था। इंस्टेंट नूडल्स, फास्ट फूड और कैफेटेरिया में जो भी सबसे सस्ता मिलता था। लगता है अब कुछ बदलाव करने का समय आ गया है, उसने मन ही मन कहा। उसके अंदर दृढ़ संकल्प का भाव पनप रहा था। अपनी मानसिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए अपने शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने की संभावना आकर्षक थी। अचानक उसकी पैंट की जेब हिली। एरियन ने अपना स्मार्टफोन निकाला और संदेश पढ़ा। ये रेक्स रेस्टोरेंट में उसके सहकर्मी रॉबिन का संदेश था। अरे, तुम कब आ रहे हो? तुम्हारी शिफ्ट लगभग शुरू होने वाली है। अरे भाड़ में। एरियन बुदबुदाया और बाहर निकलने की तरफ दौड़ने लगा। वह एक पल के लिए भूल गया था कि आज उसे पार्ट टाइम काम भी करना है। उसका दिमाग सिस्टम और आगे आने वाली चुनौतियों में इतना डूबा हुआ था कि उसे समय का पता ही नहीं चला। वह परिसर में तेजी से आगे बढ़े, छात्रों के समूहों के बीच से होते हुए आराम से अपनी अगली कक्षाओं की ओर बढ़ रहे थे। कैंपस के बाहर पहुंचकर उसने अपनी गति तेज कर दी। रेक्स रेस्टोरेंट उसके स्कूल से 2 चक्कर की दूरी पर था। एक जीप से क्यूबाओ स्टेशन, जहां से वह ट्रेन लेता है, और फिर क्यूबाओ से नॉर्थ एवेन्यू स्टेशन, जहां फिलीपींस के सबसे बड़े मॉल में से एक SM नॉर्थ एड्सा स्थित है। उसकी शिफ्ट 45 मिनट में शुरू होगी। अगर वह 35 मिनट तक वहां पहुंच जाता है तो वह समय पर पहुंच जाएगा। 42 मिनट बाद जब वह आखिरकार SM नॉर्थ एड्सा पहुंचा तो वह खरीदारों और मॉल जाने वालों की भीड़ के बीच से तेजी से चलने लगा। रेक्स रेस्टोरेंट 3री मंजिल पर था और वह एक पल भी बर्बाद न करना चाहता था, इसलिए उसने एस्केलेटर पर 2-2 कदम चढ़े। रेस्टोरेंट के पास पहुंचते ही ग्रिल्ड मीट और मसालों की जानी पहचानी खुशबू ने उसे जकड़ लिया। वह स्टाफ रूम की तरफ भागा और जल्दी से अपनी यूनिफॉर्म पहन ली। शिफ्ट शुरू होने से सिर्फ 3 मिनट पहले जब वह अंदर पहुंचा तो उसके सहकर्मियों ने सिर हिलाकर और जल्दी से नमस्ते करके उसका स्वागत किया। कर लिया, उसने सांस छोड़ते हुए कहा। अच्छा हुआ तुमने किया, रॉबिन ने कहा, जो अपने लॉकर में से सामान उठा रहा था, क्योंकि आज हमारे यहाँ मेहमान आने वाले हैं। आगंतुक, आपका मतलब एस्टोलस था। एस्टोलस इस रेस्टोरेंट की फ्रेंचाइजी के मालिक हैं। वे शायद ही कभी रेस्टोरेंट में आते हैं और जब आते हैं तो आमतौर पर गहन निरीक्षण या बड़ी बड़ी घोषणाएं होती हैं। एरियन जानता था कि उसे अपना सर्वश्रेष्ठ व्यवहार दिखाना होगा। हाँ, एस्टोलस, रॉबिन ने अपना लॉकर बंद करते हुए पुष्टि की। सुना है कि वे शायद कुछ नए बदलाव या कुछ और ला रहे हैं, इसलिए आज थोड़ा सजग रहना बेहतर होगा। एरियन ने दबाव महसूस करते हुए सिर हिलाया। उनके सबसे व्यस्त आउटलेट्स में से एक में काम करते हुए वह तेज तर्रार माहौल का आदी था, लेकिन मालिकों की मौजूदगी ने तनाव को और बढ़ा दिया। रेस्टोरेंट में कदम रखते ही एरियन ने आसपास का नजारा देखा। वहां पहले से ही ग्राहकों की भीड़ थी। उसने जल्दी से अपना एप्रन बांधा और उस व्यस्त माहौल में डूबने के लिए तैयार हो गया।
अपनी पूरी पारी के दौरान एरियन ग्राहकों की सेवा करते, ऑर्डर लेते और जरूरत पड़ने पर रसोई में मदद करते। जब ग्राहक खाना खाने में व्यस्त होते तो वह स्टाफ रूम में जाते और इंटरनेट पर फंडामेंटल्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बाय क्लॉस बोर्गनाके एंड रिचर्ड सोनटैग नामक किताब खोजते। उसे लगा कि वह आराम करते हुए या ब्रेक के दौरान किताब पढ़ पाएगा। उसे हैरानी हुई जब एरियन को ऑनलाइन किताब की एक मुफ्त पीडीएफ फाइल मिल गई। यह उसकी किस्मत का कमाल था। उसने झटपट उसे अपने फोन पर डाउनलोड कर लिया और राहत की सांस ली। किताब के डिजिटल फॉर्मेट में होने का मतलब था कि वह कहीं भी, कभी भी अपनी व्यस्त दिनचर्या के बीच पढ़ाई के अनमोल पल निकाल सकता था। हालांकि चूंकि ग्राहक व्यस्त है, इसलिए वह शायद अभी इसे पढ़ पाए, लेकिन उन्हें किसी चीज की जरूरत पड़ सकती है, इसलिए उन्हें डिजिटल किताब बाहर ही पढ़नी पड़ी ताकि जब वे मदद के लिए पुकारें तो वह उनसे संपर्क कर सकें। और फिर उसने किताब पढ़ना शुरू कर दिया। आमतौर पर किताब पढ़ना उसके लिए उतना असरदार नहीं होता क्योंकि शब्द उसके दिमाग में गहराई तक उतरे बिना ही बस गुजर जाते। लेकिन इस बार उसने कुछ अलग देखा। वह ग्राफ, व्याख्याएं, गणितीय समीकरण सब कुछ ऐसे समझ पा रहा था मानो उसे पता ही हो कि वह क्या पढ़ रहा है। रुको, क्या ये सिस्टम की शक्तियों में से एक है? मानो उसके सवाल का जवाब देने के लिए सिस्टम इंटरफेस एक सूचना के साथ पॉप अप हो गया। जब भी आप शैक्षिक सामग्री पढ़ रहे हो या देख रहे हो तो ध्यान देने का कौशल सक्रिय हो जाएगा, जिससे आप जानकारी को अधिक कुशलता से पचा और समझ सकेंगे। एरियन की आंखें इस एहसास से चौड़ी हो गईं। ये सिस्टम सिर्फ परीक्षाओं में नकल करने का जरिया नहीं था, बल्कि असल में उसे बेहतर सीखने और समझने में मदद कर रहा था। यह उसके लिए एक बड़ा बदलाव था। अब वह अपने सीमित पढ़ाई के समय का पूरा फायदा उठा सकता था। आप जानते हैं, काम के दौरान मोबाइल फोन का उपयोग करना प्रतिबंधित है। एरियन ने अपने फोन से नजरें उठाकर देखा तो उसके सामने एक महिला खड़ी थी और उसे ये सब समझने में एक पल लगा। उसके चिकने काले बाल पीछे की ओर बंधे हुए थे और आधे ऊपर की ओर बंधे हुए थे, जिससे उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। उसने एक सादा लेकिन खूबसूरत सफेद ब्लाउज और काली स्कर्ट का संयोजन पहना हुआ था जो उसके लिए खास तौर पर बनाया गया लग रहा था, और उसमें एक खास तरह का कूल अंदाज था जो उसे सबसे अलग दिखा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे बिना कोशिश किए ही वह उस जगह की मालिक हो। एक क्षण के लिए एरियन वहीं खड़ा देखता रह गया, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि वह कौन थी। बॉस की बेटी कैथरीन, और वह भी कोई और नहीं, और उसने सोचा कि उसे जल्दी से अपना काम संभालना होगा। माफ करना मैडम, मुझे आपके आने का पता ही नहीं चला, एरियन ने उससे ज्यादा खुद से कहा और जल्दी से अपना फोन रख दिया। उसे लगा जैसे उसका दिल जोरों से धड़क रहा हो। उसे काम पर गड़बड़ करने की आदत नहीं थी, खासकर उसके जैसी किसी के सामने तो बिल्कुल नहीं। शायद अगर तुम अपना फोन नहीं देख रहे होते तो तुम मुझे देख लेते। अच्छा हुआ कि मैंने ही तुम्हें पकड़ा, मेरी माँ ने नहीं, वरना तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाता, कैथरीन ने साफ साफ कहा। ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा मैडम, एरियन ने क्षमा याचना भरी नजरों से ईमानदारी से कहा। वह बस उसकी आंखों में गहरी नजर से देखती रही। रेस्टोरेंट का मैनेजर स्टाफ रूम से बाहर निकला और जल्दी से उन दोनों के पास पहुंचा। मिस एस्टोलिस, आप तो पहले से ही यहाँ हैं। तभी उन्होंने दोनों के बीच तनाव देखा। कुछ हुआ क्या? कैथरीन ने ठंडे स्वर में कहा, मैंने इस सज्जन को काम करते समय फोन का उपयोग करते देखा, शायद आप उन्हें याद दिला सके कि यह इस तरह की नीति के विरुद्ध है। मैनेजर की आंखें चौड़ी हो गईं और वह निराश होकर एरियन की ओर मुड़ा। मैं उससे डांटूंगा मिस एस्टोलिस। क्या मैं आपके लिए कुछ पीने को ला सकता हूँ? बस हमें एक टेबल दे दो, कैथरीन ने मुड़ते हुए कहा। मैनेजर उसके पीछे पीछे आ रहा था। मैनेजर ने अपने कंधे पर नजर डाली और मुंह से कहा, हम बाद में बात करेंगे। छी, एरियन ने मन ही मन कोसा। अध्याय 6, मदद की पेशकश। एरियन काउंटर पर खड़ा था और मालकिन मिसेज एस्टोलिस मैनेजर से बातें करते हुए उन्हें घूरने से बचने की कोशिश कर रहा था। कैथरीन की तरह ही उसमें भी वही कमाल था, मानो वह किसी रेस्टोरेंट में नहीं बल्कि किसी मैगजीन के कवर पेज पर हो। वह अभी भी खुद को कोस रहा था कि उसे फोन निकाले पकड़े जाने पर क्या हुआ। उसे अब होशियार रहने की जरूरत थी। बड़े बॉस के आसपास एक और चूक उसकी नौकरी ले सकती थी। कुछ ही देर बाद जिन ग्राहकों को उसने पहले सेवा दी थी वे बिल मांगने लगे। एरियन ने उनकी बात मान ली और जल्दी से उनका बिल निपटा दिया। उसने अपना ध्यान बनाए रखा और ठान लिया कि वह दोबारा कोई गड़बड़ नहीं करेगा, खासकर रेस्टोरेंट में मौजूद श्रीमती एस्टोलिस के साथ। रसीद देते हुए उसने एक पेशेवर मुस्कान बिखेरी और रैक्स में खाने के लिए उनका शुक्रिया अदा किया। ग्राहक चले गए और एरियन मेज साफ करने के लिए मुड़ा और नए ग्राहकों के आने पर दरवाजे पर नजर रखने लगा।
ऐसा करते हुए उसने कैथरीन की तरफ एक नजर डाली, क्योंकि भला कौन नहीं देखेगा। उसका चेहरा ही आकर्षक और दिलकश था, अगर उसकी बर्फ की राजकुमारी जैसी शक्ल न होती। कैथरीन ने उसे घूरते हुए देख लिया था, मानो उसकी नजर उस पर पड़ गई हो। एरियन ने झट से कैथरीन से नजरें हटा ली, घूरते हुए पकड़े जाने पर थोड़ा शर्मिंदा महसूस कर रहा था। इसी बीच मैनेजर उसके पास आया और उसे एक शांत जगह पर ले गया जहां वे आमने सामने बात कर सकें। जब वे मौके पर पहुंचे तो मैनेजर ने पूछा, आप क्या कर रहे हैं? काम पर फोन इस्तेमाल कर रहे हैं? माफ कीजिए सर, मैं अपने मूल्यांकन की तैयारी कर रहा था। मेरे प्रोफेसर ने मुझे पीएसएमई की एक प्रतियोगिता में शामिल होने का प्रस्ताव दिया है। मुझे तैयार रहना होगा। मैं समझता हूं, लेकिन आप नियम जानते हैं, मुझे आप छात्रों की पढ़ाई से कोई आपत्ति नहीं है, बशर्ते कि यह आपके काम में बाधा न डाले। यह अच्छी बात है कि कैथरीन ने आपको देखा, उसकी माने नहीं। मुझे बहुत दुख है मैनेजर, ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा, मैं कसम खाता हूँ। अच्छा होगा, अब मैं मिसेज एस्टोलस से बात करूंगा, आप उनकी बेटी को संभालिए। रुको, क्या आप इस बारे में निश्चित हैं सर? क्योंकि मैंने पहले ही उस पर एक बुरा प्रभाव छोड़ दिया है। यह अजीब होने वाला है। खैर माइकल, ये सुनिश्चित करना आपका काम है कि हमारे ग्राहक संतुष्ट रहें, और इसमें सुश्री कैथरीन एस्टोलस भी शामिल हैं, मैनेजर ने दृढ़ता से कहा। बस पेशेवर बने, उन्हें सर्वोत्तम सेवा प्रदान करें और इस बार अच्छा प्रभाव डालने की कोशिश करें। हम एस्टोलस परिवार को नाराज नहीं कर सकते। एरियन ने सिर हिलाया। उसने अपनी वर्दी ठीक की और गहरी सांस लेते हुए कैथरीन के पास जाने के लिए खुद को मानसिक रूप से तैयार किया। आगे बढ़ने से पहले उसने मैनेजर के मां को अपने ऑफिस ले जाने का इंतजार किया। जैसे ही वह उसकी मेज की तरफ जाने वाला था, उसने देखा कि कैथरीन अपने बैग से कुछ निकाल रही है। पता चला कि वह किसी तरह की पाठ्यपुस्तक और एक पीला पैड पेपर है। क्या वह यहाँ पढ़ने की योजना बना रही है? वह उसके परिवार के अलावा उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता, जो पूरी तरह से धनी है, बहुत सारी अचल संपत्ति का मालिक है, तथा मेट्रो मनीला के हर प्रमुख शहर में उसका कारोबार है। खैर, उसे उसके बारे में जानने से क्या मतलब है? कैथरीन की मेज के पास आकर उसने गला साफ किया। उसकी आवाज के बावजूद कैथरीन ने पलक तक नहीं झपकाई, बल्कि अपनी पाठ्यपुस्तक खोली जो गणित की लग रही थी, बिल्कुल डिफरेंशियल इक्वेशन की। शायद वह इंजीनियरिंग के क्षेत्र में है। शुभ दोपहर मैडम, क्या मैं आपका ऑर्डर ले सकता हूँ? क्या मैंने तुम्हें पहले ही आने के लिए कहा था? कैथरीन ने बिना ऊपर देखे कहा। एरियन उसके रूखे जवाब से थोड़ा अचंभित जरूर हुआ, लेकिन फिर भी खुद को संभाले रखा। माफ कीजिए मैडम, मैं बस ये जानना चाहता था कि आपको कुछ चाहिए तो नहीं, उसने जितना हो सके पेशेवर अंदाज में जवाब दिया। कैथरीन ने आखिरकार अपनी पाठ्यपुस्तक से नजरें उठाईं, उसके चेहरे पर अभी भी बेपरवाही थी। बस एक कॉफी, काली, बिना चीनी की, उसने किताब पर नजरें गड़ाते हुए कहा। तुरंत मैडम, एरियन ने कहा और जल्दी से ऑर्डर देने के लिए मुड़ा। उसकी कॉफी लेकर लौटते हुए उसने उसे धीरे से मेज पर रख दिया। ये रही आपकी कॉफी मैडम, अगर आपको और कुछ चाहिए हो तो मुझे बताएं, उसने उसे बातचीत में शामिल करने की कोशिश करते हुए कहा। कैथरीन ने कॉफी पर और फिर अपनी किताब पर नजर डाली। शुक्रिया, उसने रूखेपन से कहा और आगे कोई बात करने का संकेत नहीं दिया। थोड़ा असहज महसूस करते हुए एरियन ने आगे जोर न देने का फैसला किया। वो कुछ कदम पीछे हट गया, फिर भी उसकी मेज पर नजर रखे हुए था कि कहीं उसे कुछ और चाहिए तो नहीं। जैसे जैसे समय बीतता गया, एरियन ने देखा कि वह संघर्ष कर रही है। उसने फिर से उसका हालचाल पूछा। मैडम, सर, आप जो भी हो, कृपया जब मैं आपको न बुलाऊं तो मेरी मेज पर मत आइए। क्या आप देख नहीं रहे हैं कि मैं यहाँ व्यस्त हूँ? मुझे माफ करना मैडम, लेकिन मैं ये देखे बिना नहीं रह सकता कि आप क्या काम कर रही हैं। पूछने के लिए माफ कीजिए, लेकिन आप इंजीनियरिंग की छात्रा हैं या गणित की? कैथरीन ने आह भरी। मैं केमिकल इंजीनियरिंग की छात्रा हूँ। अब क्या इससे तुम्हें संतुष्टि मिलती है? क्या अब तुम मुझे अकेला छोड़ सकते हो? अच्छा, मैं सोच रहा था कि क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ। आप जानते हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि मैंने अंतर समीकरण मध्यावधि परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन किया है। कैथरीन ने भौहें चढ़ाईं, उसके चेहरे पर झुंझलाहट से हल्की हैरानी छा गई। तुम, एक वेटर जो मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन में मदद करने की पेशकश कर रहा है? एरियन को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन वह अपनी बात पर अड़ा रहा। जी मैडम, मैं दरअसल एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का छात्र हूं और पार्ट टाइम काम करता हूं। मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन की अच्छी समझ है। शायद मैं आपकी मदद कर सकूं। कैथरीन ने उसे देखते हुए कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया, उसका ठंडा व्यवहार थोड़ा पिघल रहा था।
ठीक है, उसने आखिरकार कहा, मुझे दिखाओ कि तुम इस समस्या को कैसे हल करोगे। उसने अपने कागज पर लिखे एक जटिल समीकरण की ओर इशारा किया। अगर तुम इसे हल नहीं कर सकते तो मुझे परेशान मत करो, मुझे लगता है कि तुम बस शांत रहने का नाटक कर रहे हो। एरियन ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया और केवल समीकरण पर ध्यान केंद्रित किया। एक सतत विरंजित टैंक रिएक्टर CSTR में दो अभिकारक A और B अभिक्रिया करके एक उत्पाद बनाते हैं। अभिक्रिया दर R को R इक्वल्स के तारांकन CA वर्ग CB द्वारा परिभाषित किया जाता है, जहां CA और CB अभिकारक A और B की सांद्रताएं हैं और K अभिक्रिया दर स्थिरांक है। रिएक्टर को सांद्रता CA0 और प्रवाह दर F पर अभिकारक A की निरंतर आपूर्ति प्राप्त होती है। अभिकारक B रिएक्टर में शुरू से ही मौजूद है। रिएक्टर का आयतन V है। पूर्ण मिश्रण और स्थिर आयतन मानते हुए समय के साथ अभिकारक A की सांद्रता में परिवर्तन को दर्शाने वाला अवकल समीकरण व्युत्पन्न कीजिए। दिए गए पैरामीटर: A की अंतर्वाह सांद्रता CA0, दर स्थिरांक K, प्रवाह दर F, रिएक्टर आयतन V, रिएक्टर में B की प्रारंभिक सांद्रता CB0। उद्देश्य: समय के साथ अभिकारक A की सांद्रता के लिए अवकल समीकरण तैयार करें। इस समीकरण में CSTR के भीतर अंतर्वाह, बहिर्वाह और अभिक्रिया दर को शामिल किया जाना चाहिए। समस्या पढ़ने के बाद एरियन अब समझ गया कि कैथरीन को परेशानी क्यों हो रही है। ये वाकई एक मुश्किल समस्या थी, लेकिन उसके दिमाग में फिर से एक अजीब सी सनसनी हुई, मानो उसका दिमाग समझ रहा हो कि क्या करना है। तो क्या आप इसे हल कर सकते हैं? मैं कर सकता हूं, एरियन ने आगे झुकते हुए कहा और उंगलियों से पाठ की ओर इशारा करने लगा। सबसे पहले हमें अभिकारक A के अंतर्वाह और बहिर्वाह का विश्लेषण करना होगा। चूंकि आयतन स्थिर है, A की अंतर्वाह दर FCA0 है। बहिर्वाह के लिए ये रिएक्टर में A की सांद्रता का F गुना है, जो कि बस FCA है। अब अभिक्रिया दर के तारांकन CA वर्ग CB है। A की सांद्रता में परिवर्तन की दर ज्ञात करने के लिए हम इन पदों का उपयोग करके एक अवकल समीकरण बनाते हैं। कैथरीन उसे ध्यान से देख रही थी, उसकी अभिव्यक्ति संदेह से दिलचस्पी में बदल रही थी। एरियन ने आगे कहा, अतः अंतर समीकरण DC_A dt इक्वल्स FB तारांकन CA0 CA के तारांकन CA वर्ग CB है। ये समीकरण बताता है कि अंतर्वाह, बहिर्वाह और प्रतिक्रिया दर को ध्यान में रखते हुए A की सांद्रता समय के साथ कैसे बदलती है। कैथरीन उस सरलता और स्पष्टता से हैरान थी जिससे उसने समझाया। यह वाकई समझ में आता है, उसने स्वीकार किया। हाँ, ये समस्या को तोड़ने और प्रत्येक घटक को समझने के बारे में है, एरियन ने एक छोटी सी मुस्कान के साथ कहा, मदद करने में सक्षम होने पर खुश। कैथरीन ने सिर हिलाया, उसकी आंखों में प्रशंसा के भाव झलक रहे थे। शुक्रिया, मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। कोई बात नहीं मैडम, क्या मैं और किसी काम में आपकी मदद कर सकता हूँ? एरियन ने पूछा, अब उसे थोड़ा आत्मविश्वास महसूस हो रहा था। अभी 3 और सवाल हैं जिन्हें मुझे हल करना है। बेशक मैं तुम्हें उन्हें हल करने के लिए नहीं कहूंगी। क्या ये ठीक है? अगर तुम उन सवालों में भी मेरी मदद कर सको। कैथरीन हकलाते हुए बोली, उसके गाल थोड़े लाल हो गए। अब वह इतनी शर्मीली क्यों हो रही है? एरियन ने अपने सिर के पिछले हिस्से को रगड़ा। मैं कर सकता हूं मैडम, लेकिन मैं अपनी ड्यूटी पर हूं। ऐसा है क्या? कैथरीन बुदबुदाई। तो फिर बाद में, काम के बाद। अरे, क्या आप सच में कह रही हैं मैडम? मुझे नहीं पता क्योंकि मेरा काम रात 10 बजे खत्म हो जाता है। मैं इंतजार करूंगा और परेशानियों की कीमत चुकाऊंगा। मुझे सचमुच ये काम पूरा करना है। हम यहाँ कितनी बातें कर रहे हैं? एरियन ने पूछा। जब मौका मिले तो उसे हाथ से लपक लेना चाहिए। क्या 3000 आपके लिए ठीक है? ठीक है, एरियन ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया। 3000 पेसो उसकी 7 दिन की तनख्वाह के बराबर है। ठीक है, मुझे मैसेंजर पर जोड़ दो ताकि हम बाद में बात कर सके। कैथरीन ने अपना फोन निकालते हुए कहा। तुम्हारा नाम क्या है? एरियन ने अपना फोन निकालते हुए पूछा। कैथरीन एस्टोलस। मेरी प्रोफाइल पिक्चर में मैं एक बेंच पर बैठी हुई हूँ। एरियन ने उसका नाम सर्च किया और उसकी प्रोफाइल पिक्चर ढूंढी, और वहां उसे वो मिल गई। उसकी प्रोफाइल पिक्चर में भी वो बेहद खूबसूरत थी। ये सोचकर हैरानी हुई कि उसने उसे ऐड करने दिया। उसने तुरंत उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, जिसे उसने लगभग तुरंत स्वीकार कर लिया। ठीक है, मैंने तुम्हें जोड़ लिया है, एरियन ने अपना आश्चर्य छिपाने की कोशिश करते हुए कहा। अच्छा, फिर मिलते हैं। अध्याय 7 ट्यूशन। एरियन ने अपनी शिफ्ट ठीक समय पर पूरी की। रात के 10 बजे काम पर निकल गया। मॉल अब शांत था, अपनी सामान्य चहल पहल से बिल्कुल अलग।
ज्यादातर दुकानों ने अपने शटर गिरा दिए थे और खरीदारों की आम भीड़ कम हो गई थी। उसने थोड़ा खिंचाव महसूस किया, दिन भर के काम का तनाव अपनी मांसपेशियों में महसूस कर रहा था। अपना फोन चेक करते हुए उसे कैथरीन एस्टोलस का एक संदेश दिखाई दिया। क्या तुम्हारा काम खत्म हो गया? बस मुझे बता दो, मैं तुम्हारे लिए मेरे घर तक की गाड़ी बुक कर दूंगा। ये पढ़कर एरियन की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। उसकी जगह क्या वह सचमुच अपना होमवर्क पूरा करने के लिए इतनी बेचैन है कि किसी अजनबी को अपने घर में आने दे? कुछ देर सोचने के बाद एरियन ने जल्दी से जवाब लिखा, हाँ, मैं अभी अभी निकला हूँ। लेकिन क्या तुम मुझे बुलाने के बारे में पक्का सोच रहे हो? लगभग तुरंत ही जवाब आया, हाँ, मुझे यकीन है। चिंता मत करो। तो अभी तुम कहाँ हो ताकि मैं तुम्हारे लिए ग्रैब बुक कर सकूं? चिंता मत करो, तुम्हें ड्राइवर को पैसे नहीं देने पड़ेंगे क्योंकि मैं कार्ड से भुगतान कर दूंगा। एरियन थोड़ा हिचकिचाया लेकिन आखिरकार मान गया। कुछ ही मिनटों में एक ग्रैब कार बुक हो गई और वह कैथरीन के घर के लिए निकल पड़ा। सफर शांत था और वह ज्यादातर समय यही सोचता रहा कि आखिर वह क्या कर रहा है। वह पहले कभी ऐसी स्थिति में नहीं पड़ा था, किसी ग्राहक की, खासकर किसी अमीर परिवार की, घंटों बाद मदद करते हुए। कार रॉकवेल के एक आलीशान कॉन्डो के पास रुकी। एरियन बाहर निकला, उसका सिर पीछे की ओर झुका हुआ था ताकि वह रॉकवेल कॉन्डोमिनियम्स के मनमोहक दृश्य को निहार सके। इमारतें रात के आसमान में ऊंची उठ रही थीं, उनके किनारों पर एक गर्म नारंगी चमक थी जो उन्हें अंधेरे शहर के बीच एक अलौकिक उपस्थिति दे रही थी। वह लॉबी की ओर बढ़ा, जहां एक स्मार्ट यूनिफॉर्म पहने एक दरबान ने उसका स्वागत किया। जैसे ही वह भव्य रिसेप्शन हॉल से गुजरा, संगमरमर के फर्श, ऊंची छतें और दीवारों पर सजी आधुनिक कलाकृतियों को देखकर वह दंग रह गया। हवा में एक हल्की, महंगी खुशबू फैली हुई थी और पृष्ठभूमि में मधुर वाद्य संगीत बज रहा था, जो विशिष्टता के आभास को और बढ़ा रहा था। कहाँ जाना है सर? दरबान ने पूछा। एरियन ने उत्तर दिया, मुझे यहाँ किसी से मिलना है, उसका नाम कैथरीन एस्टोलस है। उसने किसी के आने का जिक्र किया था। सत्यापन के लिए आपका नाम क्या है? माइकल। एरियन राजवाट, एरियन ने जवाब दिया, कंसीयज की मूल्यांकनात्मक निगाहों के नीचे थोड़ा सा हिलते हुए। दरबान ने अपनी सूची देखी, सिर हिलाया और फिर एरियन को निजी लिफ्ट की ओर इशारा किया। पेंटहाउस की मंजिल पर उसने कहा, मिस एस्टोलस तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। ऊपर की ओर सफर तेज था और एरियन घबरा गया। वह शहर के सबसे अमीर परिवारों में से एक के निजी घर में दाखिल होने ही वाला था। जब वह पेंटहाउस पहुंचा और दरवाजा खुला तो कैथरीन उसका स्वागत करने के लिए वहां मौजूद थी। आने के लिए धन्यवाद, उसने कहा और उसे एक बड़े लिविंग एरिया में ले गई जो स्टाइलिश होने के साथ साथ न्यूनतम भी था। एरियन उसके पीछे पीछे गया, उसकी नजरें तेजी से कमरे पर घूम रही थीं। कमरा डिजाइनर फर्नीचर से भरा था और बड़ी बड़ी खिड़कियों से शहर का नजारा दिखता था। कोई भी निजी सामान नजर नहीं आ रहा था, जिससे वह जगह किसी अपार्टमेंट से ज्यादा एक दिखावटी घर जैसी लग रही थी। मैं यहाँ का नहीं हूँ, एरियन ने धीरे से कहा। कैथरीन ने मानो उसकी बात सुन ली और बोली, हाँ, तुम्हारे जैसे इंसान के लिए शायद ये बहुत ज्यादा है। खैर, इस तरह की जिंदगी की एक झलक दिखाने के लिए तुम मुझे शुक्रिया अदा कर सकती हो, उसने हल्के से मजाक करते हुए कहा। एरियन ने इस ताने को नजरअंदाज कर दिया। तो शुरुआत कहाँ से करें? उसने पूछा, बात को पेशेवर बनाए रखने की कोशिश करते हुए और उस वजह पर ध्यान केंद्रित करते हुए कि वह वहां क्यों आया था। कैथरीन ने खाने की मेज पर बिखरे कागजों और किताबों की ओर इशारा किया। ये लीजिए, ये समस्याएं मुझे पागल कर रही हैं, उसने अपनी कमजोरी का एक दुर्लभ क्षण दिखाते हुए स्वीकार किया। वह बैठ गया और इधर उधर देखने लगा। रुको, क्या तुम यहाँ अकेले हो? कैथरीन ने अनजान भाव से सिर हिलाया। तो तुमने मुझे, एक मर्द को, अकेले में अपने घर बुलाया? ये थोड़ा जोखिम भरा लगता है ना? एरियन अपनी चिंता छिपा नहीं सका। वह रोजाना खुद को ऐसी स्थिति में नहीं पाता था और वह ये सुनिश्चित करना चाहता था कि कोई गलतफहमी न हो। कैथरीन अपने पुराने बर्फ राजकुमारी वाले भाव में लौट आए, उसकी निगाहें तुरंत ठंडी पड़ गईं। अगर तुमने कोई मजाक करने की कोशिश की तो सुरक्षा टीम कुछ ही सेकंड में यहाँ आ जाएगी, उसने साफ साफ कहा, बहस की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ते हुए। एरियन ने मासूमियत दिखाते हुए हाथ ऊपर उठाए। कोई बात नहीं, मैं बस होमवर्क में मदद करने आया हूँ और कुछ नहीं, उसने उसे आश्वस्त किया क्योंकि वह मामले को पूरी तरह से पेशेवर बनाए रखना चाहता था। अच्छा, कैथरीन ने आवाज में हल्की सी तल्खी लाते हुए कहा। चलो अब ये काम निपटा लेते हैं ताकि तुम जल्दी से अपने घर लौट सको। वे एक लय में आ गए। एरियन ने समस्याओं के ज्यादा जटिल पहलुओं को समझाया और कैथरीन ने जल्दी ही उन्हें समझ लिया।
जैसे जैसे वे हर समीकरण पर काम करते गए, पहले का तनाव कम होता गया और उसकी जगह काम पर साझा ध्यान केंद्रित होने लगा। तो इस समीकरण में आपको पृथक किए अवकल समीकरणों की अवधारणा लागू करनी होगी। देखिए, हम चरों को अलग कर सकते हैं और तदनुसार प्रत्येक पक्ष को एकीकृत कर सकते हैं, एरियन ने समझाया और आगे कहा। यह एक गांठदार धागे को खोलने जैसा है, चरण दर चरण, व्यवस्थित रूप से, जब तक कि सब कुछ स्पष्ट रूप से सामने न आ जाए। कैथरीन उसे देखती रही, उसकी शुरुआती शंका अब एकाग्रता में बदल गई। ठीक है, तो हम समय के साथ एकाग्रता की समस्या को हल करने के लिए चरों को अलग कर रहे हैं। उसने उसकी बात मानते हुए धीरे से कहा। बिल्कुल, आप सांद्रता में परिवर्तन की दर को समय के सापेक्ष समाकलित करेंगे। याद रखें, अभिक्रिया की दर आपके अभिकारकों की सांद्रता पर भी निर्भर करती है, इसलिए हम इसे भी समय के सापेक्ष समाकलित करते हैं, एरियन ने आगे कहा और उसे दिखाने के लिए कागज के एक टुकड़े पर चरण दर चरण लिखते गए। कैथरीन झुकी, उसकी नजरें एरियन की लिखावट की रेखाओं पर टिकी थीं। और यहीं पर दर स्थिरांक और प्रवाह दर की भूमिका आती है ना? ये सही है। दर स्थिरांक के आपके अभिकारकों के उत्पादों में परिवर्तित होने की गति को प्रभावित करेगा, जबकि प्रवाह दर F इस बात को प्रभावित करती है कि अभिकारक कितनी तेजी से आपके सिस्टम में प्रवेश कर रहा है और कितनी तेजी से बाहर निकल रहा है, एरियन ने उत्तर दिया। तो हम जिस समीकरण को हल करने का प्रयास कर रहे हैं, वह हमें किसी भी समय अभिकारक एक ही सांद्रता देगा। इन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए, कैथरीन ने कहा। उसकी आवाज में उत्साह का एक संकेत था, क्योंकि उसके दिमाग में टुकड़े एक साथ फिट होने लगे थे। बिल्कुल, एरियन ने उसकी त्वरित समझ से प्रभावित होकर सिर हिलाया। अंतर समीकरण को ठीक से स्थापित करने के बाद आप विशिष्ट हल निकालने के लिए प्रारंभिक स्थितियां लागू कर सकते हैं। कैथरीन ने सिर हिलाया और आखिरकार हल्की सी मुस्कुराई। लगता है अब मुझे समझ आने लगा है। तुम इसे जितना आसान दिखा रहे हो, उससे कहीं ज्यादा आसान बना रहे हो। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम सिर्फ एक छात्रा हो? क्योंकि तुम मेरे प्रोफेसर से बेहतर पढ़ाते हो। तुम फिर कहाँ पढ़ते हो? एरियन ने प्रशंसा सुनकर हंसते हुए कहा कि वह अन्य प्रश्नों पर सिस्टम पॉइंट्स का उपयोग कर रहा था, क्योंकि वह दूसरी समस्या को समझ नहीं पा रहा था। मैं फिलीपींस के टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट में अध्ययन करता हूँ। यह एक अच्छा स्कूल है, कैथरीन ने कहा, जो नाम से परिचित थी। आप कैसे हैं? फिलीपींस दिलीमन विश्वविद्यालय, कैथरीन ने कहा। रुको, यूपी, एरियन ने हौंकते हुए कहा। फिलीपींस विश्वविद्यालय देश का सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है और दुनिया में इसकी रैंकिंग सबसे ऊंची है। कैथरीन ने गर्व से आंखें सिकोड़ ली। यह मुश्किल है, लेकिन मैं कर लेती हूँ। लेकिन क्या यूपी के छात्र होशियार नहीं हैं? यह आपके लिए आसान होना चाहिए, क्योंकि आप उस विश्वविद्यालय में दाखिल हो गए हैं। क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? कैथरीन ने अपनी आवाज बदलते हुए कहा, थोड़ी सी झुंझलाहट के लिए। नहीं, मेरा ऐसा मतलब नहीं था। एरियन ने जल्दी से अपनी बात पीछे हटा ली, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसकी बात गलत भी हो सकती थी। मेरा मतलब बस इतना था कि तुम काबिल हो, क्योंकि तुम इतनी प्रतिष्ठित जगह पर पढ़ रही हो। कैथरीन के चेहरे पर थोड़ी नरमी आई। खैर, हर किसी की अपनी खूबियां और कमजोरियां होती हैं, उसने स्वीकार किया। यह एक ऐसा विषय है जिससे मुझे जूझना पड़ता है। ठीक है, एरियन ने स्वीकार किया। देखो, अब तुम्हें मूल बातें समझ आ गई हैं। थोड़े और अभ्यास से तुम इन सवालों को जल्द ही हल कर लोगे। कैथरीन ने सिर हिलाया, मानो उसके प्रोत्साहन की कद्र कर रही हो। शुक्रिया, मुझे लगता है मुझे ये सुनना जरूरी था। अगला 1 घंटा उन्होंने बाकी बची समस्याओं पर विचार करने में बिताया। एरियन ने उन्हें मुश्किल हिस्सों में मार्गदर्शन दिया। अंत तक कैथरीन उन्हें और भी आत्मविश्वास से हल कर रही थी। लगता है मेरा काम पूरा हो गया, एरियन ने खड़े होकर अपनी पीठ तानते हुए कहा। अब तो लगभग सब कुछ ठीक हो गया है। कैथरीन ने उसकी तरफ देखा, उसके चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान थी। हाँ, मैं तुम्हारे बिना यह नहीं कर पाती। शुक्रिया, माइकल। कोई बात नहीं, कैथरीन, एरियन ने अपना सामान समेटते हुए कहा। बस उन चरणों को याद रखना जिनसे हम गुजरे थे, और तुम ठीक हो जाओगी। जैसे ही एरियन दरवाजे की ओर बढ़ा, कैथरीन उसे बाहर ले गई। मैं आपके जी कैश खाते में पैसे ट्रांसफर कर दूंगी, उसने कहा। और शायद अगर मुझे फिर से मदद की जरूरत पड़े तो मैं आपसे संपर्क कर सकूं। जरूर, कभी भी, एरियन ने सिर हिलाकर जवाब दिया। वह लिफ्ट में चढ़ गया और दरवाजे बंद होते ही उसे आखिरी बार हाथ हिलाकर अभिवादन किया। एरियन ने राहत की सांस ली। आखिरकार काम हो गया। उसने अपना फोन चेक किया और देखा कि कैथरीन उसे पहले ही मैसेज कर चुकी थी। आपका नंबर क्या है ताकि मैं पैसे ट्रांसफर कर सकूं?
ओह, और यह भी कि मुझे ये जानना है कि आप कहाँ रहते हैं ताकि मैं आपके लिए ग्रैब बुक कर सकूं। कितनी विचारशील महिला है, एरियन ने सोचा और बस उसे आवश्यक जानकारी दे दी। 30 सेकंड बाद जब लिफ्ट का दरवाजा खुला तो उसे अपने जी कैश अकाउंट से एक नोटिफिकेशन मिला जिसमें बताया गया था कि पैसे ट्रांसफर हुए हैं, लेकिन 3000 की बजाय उसने 5000 कर दिए। क्या ये कोई गलती है? उसके मैसेंजर में फिर से एक मैसेज आया, मैंने आपके शिक्षण कौशल से प्रभावित होकर आपको 5000 रुपये ट्रांसफर कर दिए हैं। इसे बोनस समझिए। और हाँ, मैंने आपके लिए एक ग्रैब बुक कर दिया है, वह 5 मिनट में पहुंच जाएगा। मैं ड्राइवर की जानकारी भी शेयर कर दूंगा ताकि आप उसे बाहर देख सकें। एक बार फिर शुक्रिया। एरियन ने उसके मैसेज को देर तक दबाए रखा और लाइक आइकन पर टैप करके उसे स्वीकार कर लिया। तभी एक और मैसेज सामने आया, लेकिन इस बार यह उसकी माँ का था। तुम कहाँ हो? 12 बज चुके हैं। ओह लानत! एरियन ने समय देखा, रात के 12:27 बज रहे थे। भाड़ में जाओ, मेरी माँ मुझे मार डालेगी। अध्याय 8 संभावनाएं। सुबह के 1 बजे, या यूं कहें कि 1:23 बजे, यही वो समय था जब एरियन टॉमस मोराटो स्थित अपने घर पहुंचा। जैसा कि कैथरीन ने कहा था, उसे किसी भी चीज के लिए भुगतान करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि सब कुछ उसके लिए कवर किया गया था। स्टील के गेट पर दस्तक देते हुए उसने पुकारा, माँ, मैं आ गया हूँ, गेट खोलो। कुछ ही सेकंड बाद उसकी माँ गुस्से से दरवाजे से बाहर निकली और गेट खोल दिया। क्या तुम्हें पता है कि समय क्या हो गया है? माफ करना माँ, एरियन ने जल्दी से अंदर कदम रखते हुए कहा। मैं किसी की पढ़ाई में मदद कर रहा था और इसमें उम्मीद से ज्यादा समय लग गया। उसकी माँ की भौहें थोड़ी नरम पड़ गईं। किसी की मदद कर रहे हो? इस वक्त आधी रात को ट्यूशन की जरूरत किसे पड़ेगी? यह एक लंबी कहानी है, एरियन ने आगे कोई सवाल न पूछने की गरज से कहा। हालांकि मुझे इसके लिए पैसे मिले हैं। देखो, उसने उसे अपने फोन पर नोटिफिकेशन दिखाया जिसमें अतिरिक्त राशि हाईलाइट की हुई थी। उसने स्क्रीन पर आंखें तिरछी करके देखा, फिर उसकी तरफ देखा। उसकी अभिव्यक्ति चिंता से जिज्ञासा में बदल गई। 5000 पेसो, कुछ घंटों के काम के लिए ये काफी है। मैंने आपको हमारे पड़ोसियों से बात करते हुए सुना कि हमारा बिजली बिल बकाया है और आपको कनेक्शन काटने का नोटिस मिला है। खैर, चिंता मत करो, मैं इसका भुगतान कर दूंगा। एरियन की मां ने उसकी तरफ देखा, उनकी आंखें नम हो गईं। तुम बिल भरोगे? माइकल, तुम्हें बिल भरने की जरूरत नहीं है, बस इसे अपनी स्कूल की फीस में जोड़ दो। लेकिन मैं चाहता हूं, मां, एरियन ने धीरे से बीच में ही टोकते हुए कहा। बिल 3000 से थोड़ा ज्यादा है, तो मेरे पास 2000 ज्यादा बच जाएंगे जिनसे मैं ट्यूशन फीस भर सकता हूं। धन्यवाद माइकल, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं तुम्हें इतनी देर से घर आने के लिए माफ कर रही हूं, उसकी मां ने जवाब दिया। मैं समझता हूं, मां, एरियन ने उसकी चिंता का बोझ समझते हुए सिर हिलाया। ऐसा दोबारा नहीं होगा, मैं अपने समय का बेहतर प्रबंधन करूंगा। उसकी मां ने आह भरी, उसके चेहरे की चिंता की लकीरें हल्की हो गईं। जरा ध्यान रखना, ठीक है? और अगली बार अगर देर हो जाए तो फोन कर देना। अब जाकर सो जाओ, कल तुम्हारी क्लास है। ओह, खाना खाया? मैंने पहले ही कर लिया है मां, अब मैं सीधे बिस्तर पर जा रहा हूं, एरियन ने उसे आश्वस्त करते हुए कहा। उसे थोड़ी थकान महसूस हो रही थी। उसकी मां ने सिर हिलाया, अब भी थोड़ी चिंतित लेकिन राहत भरी नजरों से। ठीक है, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि मां, एरियन ने अपने कमरे की ओर जाते हुए उत्तर दिया। अपने कमरे में पहुंचकर उसने जल्दी से पजामा पहना और बिस्तर पर गिर पड़ा। मुलायम गद्दा उसे लंबे घटनापूर्ण दिन के बाद किसी आश्रय जैसा लग रहा था। उसने कैथरीन के साथ हुए अप्रत्याशित ट्यूशन सेशन, अपनी मां की आर्थिक चिंताओं को कम कर पाने की संतुष्टि और तकनीकी व्यवस्था के बारे में सोचा। इससे वह उत्साहित हो गया क्योंकि उसे विश्वास हो गया था कि अब वह बहुत कुछ कर सकता है। अब जब उसने इस बारे में सोचा तो उस पर छाई थकान दूर हो गई और उसकी जगह अपने मिशन को पूरा करने की ऊर्जा ने ले ली। मिशन #1 PSME प्रतियोगिता की तैयारी। आपको सिस्टम की क्षमताओं का उपयोग किए बिना थर्मोडायनेमिक्स में अपने प्रोफेसर द्वारा दिए गए मूल्यांकन परीक्षण को पास करना होगा। इनाम 5000 सिस्टम पॉइंट और 1x न्यूरो एनहांसर दवा। उसने सिस्टम द्वारा सुझाई गई किताब पूरी नहीं पढ़ी थी, इसलिए उसने सोने से पहले उसे पूरा करने का फैसला किया। इस समय शिक्षण सामग्री पढ़ना बेकार है क्योंकि दिमाग अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर रहा होता। हालांकि उसके लिए मामला अलग है, वह पहले की तरह जानकारी को आत्मसात कर रहा है। इस सिस्टम की शक्ति वाकई सुविधाजनक है। सिर्फ 2 घंटों में वह पूरी किताब पढ़ डालने में कामयाब रहा। फिर भी मिशन अभी बाकी है।
क्या इसका मतलब है कि उसे और भी शिक्षण सामग्री पढ़नी होगी? अगर ऐसा है तो वह बाद में लाइब्रेरी जाएगा। लेकिन उसे सिस्टम पॉइंट्स के बारे में कुछ समझ नहीं आया। मैनुअल के अनुसार ये सिस्टम की मुद्रा है, इसलिए उसने शॉप टैब पर जाकर ब्राउज किया। होलो इंटरैक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम 2040। विवरण: एक पूर्णतः होलोग्राफिक इंटरफेस वाला ऑपरेटिंग सिस्टम जो इमर्सिव 3D इंटरैक्शन और संवर्धित वास्तविकता एकीकरण की अनुमति देता है। व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों उपयोगों के लिए अनुकूलन योग्य। आवश्यकताएं: कंप्यूटर विज्ञान में स्तर 6 निपुणता, गणित में स्तर 5 निपुणता। मूल्य 250,000 सिस्टम पॉइंट्स। स्वायत्त इलेक्ट्रिक कार 2035। विवरण: उन्नत स्वायत्त ड्राइविंग क्षमताओं से सुसज्जित एक पूर्णतः इलेक्ट्रिक वाहन जो एक बार चार्ज करने पर 1000 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करने में सक्षम है। आवश्यकताएं: भौतिकी में स्तर 4 होना चाहिए। मूल्य 85,000 सिस्टम पॉइंट्स। व्यक्तिगत एआई सहायक 2045। विवरण: एक अत्यधिक उन्नत एआई सहायक जो उपयोगकर्ता की प्राथमिकताओं के अनुसार वैयक्तिकृत है, दैनिक कार्यों का प्रबंधन करने, शिक्षण सहायता प्रदान करने और वास्तविक समय विश्लेषण की पेशकश करने में सक्षम है। आवश्यकताएं: कंप्यूटर विज्ञान में स्तर 3, गणित में स्तर 2। मूल्य 100,000 सिस्टम पॉइंट्स। उन्नत उपचार के लिए नैनो चिकित्साएं 2050। वर्णन: लक्षित औषधि वितरण और त्वरित उपचार के लिए नैनो प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए चिकित्सा में सफलता, जो विभिन्न प्रकार के रोगों के उपचार में प्रभावी है। मूल्य 110,000 सिस्टम पॉइंट्स। आवश्यकताएं: कंप्यूटर विज्ञान में स्तर 3, जीव विज्ञान में स्तर 5, रसायन विज्ञान में स्तर 5। क्वांटम कंप्यूटर पर्सनल संस्करण 2055। विवरण: व्यक्तिगत उपयोग के लिए डिजाइन किया गया एक कॉम्पैक्ट क्वांटम कंप्यूटर जो अनुसंधान, गेमिंग और आभासी वास्तविकता के लिए अद्वितीय कंप्यूटेशनल शक्ति प्रदान करता है। मूल्य 80,000 सिस्टम पॉइंट्स। आवश्यकताएं: कंप्यूटर विज्ञान में स्तर 5, गणित में स्तर 5। उच्च दक्षता वाले सौर पैनल 2030। विवरण: 60% से अधिक दक्षता वाले क्रांतिकारी सौर पैनल कम रोशनी की स्थिति में भी महत्वपूर्ण ऊर्जा उत्पन्न करने में सक्षम। आवश्यकताएं: भौतिकी में स्तर 3, मौसम विज्ञान में स्तर 4, पर्यावरण विज्ञान में स्तर 3 और कंप्यूटर विज्ञान में स्तर 2। मूल्य 75,000 सिस्टम पॉइंट्स। और यह सूची अनंत तक चलती है। यह अंतहीन थी, कुछ तिथियां तो उसके समय से 2-3 शताब्दी आगे तक जाती थीं। जैसे ही उसने देखा कि दुकान के टैब में क्या है, उसे मास्टरी लेवल और सिस्टम पॉइंट्स का महत्व समझ में आ गया। तो यही तो उनका उपयोग है ना? मैं अमीर बन जाऊंगा, एरियन ने धीरे से कहा। अपनी दुनिया में क्रांतिकारी तकनीकों को लाने का विचार ही रोमांचकारी था। वह उद्योगों में क्रांति ला सकता था, जिंदगियां बदल सकता था और इस प्रक्रिया में सचमुच अमीर भी बन सकता था। उसने कल्पना की थी कि वह उन तकनीकों का आविष्कार करेगा, दुनिया भर में पहचाना जाएगा और फिर उन्हीं तकनीकों पर आधारित एक व्यवसाय शुरू करेगा। वह जीवन जिसे वह एक दूर का सपना समझता था, अब हकीकत बनने लगा है। बस यही सोचकर उसे नींद नहीं आ रही है। मुझे सोना है, मुझे सोना है, एरियन बार बार खुद से कह रहा था। सुबह के लगभग 4 बज रहे हैं और उसकी पहली क्लास सुबह 7:30 बजे शुरू होगी। एरियन करवटें बदलता रहा, अपने दौड़ते विचारों को शांत करने की कोशिश करता रहा। आखिरकार, मानो अनंत काल के बाद, एरियन किसी तरह नींद में डूबने में कामयाब हो गया। अध्याय 9 एस्ट। एरियन अपने सामान्य समय पर जागने में कामयाब रहा। उसने जल्दी से खुद को तरोताजा किया, राहत की सांस ली कि उसके चेहरे की सूजन कम हो गई है, और काम पर जाने से पहले अपनी मां द्वारा बनाया गया झटपट नाश्ता किया। स्कूल जाने का उसका रास्ता जाना पहचाना था, एक जीप की सवारी और फिर 3 मिनट की तेज पैदल यात्रा। वह अपनी पहली कक्षा से 10 मिनट पहले स्कूल पहुंच गया। मध्यावधि परीक्षाएं समाप्त हो चुकी थीं, इसलिए परिसर की जानी पहचानी चहल पहल ने सामान्यता का एहसास दिलाया। अपनी कक्षा की ओर बढ़ते हुए उसने अंदर कदम रखा तो पाया कि उसके ज्यादातर सहपाठी पहले से ही इकट्ठा थे। छोटे छोटे समूह जोश से बातें कर रहे थे, जबकि कुछ अपने फोन में मग्न थे। एरियन कोने में अपनी पसंदीदा जगह पर चला गया, एक ऐसी जगह जहां से पूरी कक्षा का अच्छा नजारा दिखता था और कुछ जरूरी एकांत भी। जैसे ही वह बैठा, उसे कुछ सहपाठियों की घूरती हुई नजरें महसूस हुई। कुछ फुसफुसाहटें और नजरें कुछ ज्यादा ही देर तक टिकी रहीं। उसने अंदाजा लगाया कि वे शायद उसके हालिया मिडटर्म के प्रदर्शन के बारे में कानाफूसी कर रहे थे। बात तो सही थी, आखिरकार वह मुश्किल से पास होने से लेकर अब तक परीक्षा में अव्वल रहा था। इतना जबरदस्त सुधार स्वाभाविक रूप से अफवाहों और जिज्ञासा को जन्म देगा।
लोगों की नजरों को झटकते हुए एरियन ने अपना फोन निकाला और टीआईपी स्टूडेंट लाइब्रेरी ऐप खोला। उसे अपने मिशन पीएसएमई प्रतियोगिता की तैयारी के लिए सही किताब ढूंढनी थी। ऐप काम का था जिससे टीआईपी के छात्र विशिष्ट किताबें और संसाधन खोज सकते थे। उसने डिजिटल लाइब्रेरी में उन्नत ऊष्मागतिकी और यांत्रिक इंजीनियरिंग अवधारणाओं पर सामग्री ढूंढी। उनकी खोज उन्हें एडवांस्ड थर्मोडायनेमिक्स फॉर इंजीनियर्स नामक पुस्तक तक ले गई, जिसे डी विंटरबोर्न ने लिखा था। यह उनके मिशन के लिए बिल्कुल उपयुक्त लगी। उन्होंने इसे बाद में पढ़ने के लिए बुकमार्क कर लिया। कक्षा भरने लगी और शीघ्र ही प्रोफेसर डेल्गाडो आ पहुंचे। ठीक है, कक्षा में बैठ जाओ, मुझे कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं करनी है, डेल्गाडो ने कहा जब छात्र अपनी सीट ढूंढने के लिए दौड़ रहे थे। कमरे में सन्नाटा छा गया, सबकी निगाहें प्रोफेसर पर टिकी थीं। डेल्गाडो ने निराशा और चिंता के मिले जुले भाव से कक्षा की ओर देखते हुए जीभ चटकाए। मुझे ये कहते हुए दुख हो रहा है कि आप में से लगभग 95% लोग मध्यावधि परीक्षा में फेल हो गए। यह एक महत्वपूर्ण विषय है और अगर आप फाइनल में फेल हो गए तो आपको इसे दोबारा देना होगा। कक्षा में एक उदास माहौल छा गया। एरियन अपने सहपाठियों में तनाव और निराशा महसूस कर सकता था। लेकिन फिर डेल्गाडो का स्वर बदल गया। हालांकि एक अच्छी बात यह है, एक छात्र ने परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है तथा विषय में उसकी समझ और सुधार में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। कक्षा में उत्सुकता फैल गई और वे ये जानने को उत्सुक हो गए कि ऐसा कारनामा किसने किया। डेल्गाडो ने कुछ देर रुककर घोषणा की, परीक्षा में सफल होने वाला छात्र कोई और नहीं बल्कि एरियन राजवाट है। कमरे में एक सामूहिक आह भर गई। एरियन ने महसूस किया कि दर्जनों आंखें उसकी ओर घूम रही थीं। उनके भावों में आश्चर्य और अविश्वास का मिला जुला भाव था। वह खुद भी इस सार्वजनिक प्रशंसा से अचंभित था। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके प्रदर्शन को इस तरह से सराहा जाएगा। डेल्गाडो ने एरियन की ओर इशारा करते हुए कहा, चलो उसकी कड़ी मेहनत के लिए उसे तालियां बजाएं। पहले तो थोड़ी हिचकिचाहट के साथ, लेकिन फिर ज्यादा उत्साह से पूरी कक्षा तालियां बजाने लगी। एरियन को गर्व और शर्मिंदगी का मिला जुला एहसास हुआ और उसने स्वीकृति में अपना सिर हिलाया। जैसे ही तालियां थमी, प्रोफेसर डेल्गाडो ने अपनी बात जारी रखी। चूंकि आपने अभी अभी अपनी मध्यावधि परीक्षा समाप्त की है, इसलिए मैं ये समय आपको मुफ्त में दे रहा हूं। इसलिए बेझिझक जो चाहे करें। हमारी अगली बैठक में हम शुद्ध पदार्थों के गुणों पर चर्चा करेंगे। ये घोषणा करते ही छात्र तुरंत निश्चिंत हो गए। कमरे में बड़बड़ाहट और बातचीत का शोर गूंजने लगा, मानो मिडटर्म परीक्षा का दबाव उनके कंधों से उतर गया हो। जैसे ही कक्षा में बातचीत अपने चरम पर पहुंच रही थी, दरवाजा अचानक खुल गया। एरियन का दोस्त साइलेमोन हांफता हुआ और थोड़ा अस्त व्यस्त सा दौड़ता हुआ अंदर आया। जाहिर था कि वह समय पर पहुंचने के लिए दौड़ा था। उसने जल्दी से कमरे पर नजर दौड़ाई। उसकी नजर एरियन पर पड़ी और वह सीधा उसके बगल वाली सीट की ओर दौड़ा। यार, तुम्हें यकीन नहीं होगा कि मैं कितने ट्रैफिक में फंस गया था, उसने हांफते हुए कहा। अपना बैग जोर से नीचे गिरा दिया और एरियन के बगल वाली कुर्सी पर गिर पड़ा। मुझे लगा था कि मैं कभी नहीं पहुंच पाऊंगा। एरियन ने उसे सहानुभूति भरी नजरों से देखा। मुश्किल छुट्टी थी, पर तुम बिल्कुल सही समय पर आ गए। वैसे भी हमारा पीरियड खाली है, उसने कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहा, जहां छात्र अब आराम से तरह तरह की गतिविधियां कर रहे थे। साइलेमन ने राहत भरी सांस ली और अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया। ये तो राहत की बात है। खैर, कुछ जरूरी हुआ? एरियन ने सिर हिलाया। सर डेल्गाडो ने अभी अभी बताया है कि मैंने परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन किया है और कक्षा के 95% छात्र मिडटर्म में फेल हो गए हैं। ये सुनकर साइलेमोन सचमुच हैरान रह गया। वाह यार, ये तो कमाल है। लेकिन 95% फेल होना, मुझे लगता है कि मैं भी उन 95% में शामिल हूँ। हाँ बिल्कुल, मैं तो बस खुशकिस्मत था, एरियन ने कहा। वह सचमुच बहुत खुशकिस्मत था। यार, मुझे ये कहने की जरूरत नहीं कि ये विषय मैंने दूसरी बार लिया है। अगर मैं फिर से फेल हुआ तो मेरा परिवार मुझे मार डालेगा, साइलेमन ने डरते हुए कहा। उसके हाथ कांप रहे थे क्योंकि वो दोबारा फेल होने की संभावना के बारे में सोच रहा था। मुझे फाइनल के लिए पूरी तरह से तैयार रहना होगा। एरियन ने चिंता से अपने दोस्त की तरफ देखा। अरे चिंता मत करो, हम साथ में पढ़ाई कर सकते हैं। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। इस बार हम तुम्हें पास करवाएंगे, उसने साइलेमोन की पीठ थपथपाते हुए उसे आश्वस्त किया। साइलेमोन का चेहरा थोड़ा चमक उठा। सच में, ये तो कमाल हो जाएगा यार। मैं तुम्हारा जितना शुक्रिया अदा करूं कम है। कोई बड़ी बात नहीं है, आखिरकार हम दोस्त हैं, एरियन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। हम बुनियादी बातों से शुरुआत करेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। बस कोशिश करने के लिए तैयार रहना। जरूर, मैं कुछ भी करूंगा।
मैं दोबारा असफल नहीं हो सकता, साइलेमोन ने गंभीरता से सहमति जताई। अब चलो वाइल्ड रिफ्ट खेलते हैं। ये बंदा, एरियन ने मजाक में जीभ चटकाए। देखो, मैं लाइब्रेरी जाकर कुछ किताबें पढ़ने जा रहा हूँ। तुम आना चाहोगे? लाइब्रेरी में किताबें पढ़ो, ये तुम्हारे लिए असामान्य है, लेकिन ठीक है। लाइब्रेरी में एरियन ने थर्मोडायनेमिक्स की किताबें पढ़ी जो उसे ऐप में मिली, जबकि साइलेमोन आह भर रहा था क्योंकि वह जो पढ़ रहा था उसे न तो समझ पा रहा था और न ही समझ पा रहा था। फिर भी उसने उसका सार समझने की कोशिश की। उनकी अगली क्लास 9:30 बजे है, इसलिए एरियन के पास किताबें खत्म करने के लिए लगभग 1.5 घंटा है। और घड़ी में 9:25 बजने से ठीक पहले उसका नोटिफिकेशन आ गया। 3 किताबें पूरी करने पर बधाई, आपको गणित और भौतिकी में 10 मास्टरी पॉइंट मिले हैं। भौतिकी और गणित में आपकी निपुणता बढ़ गई है। आपकी अद्यतन महारत: भौतिकी स्तर 1, रसायन विज्ञान स्तर 0, जीव विज्ञान स्तर 0, गणित स्तर 1, खगोल विज्ञान स्तर 0, मौसम विज्ञान स्तर 0, समुद्र विज्ञान स्तर 0, पर्यावरण विज्ञान स्तर 0, भूविज्ञान स्तर 0, कंप्यूटर विज्ञान स्तर 0। तो इस तरह से महारत अंक हासिल किए जाते हैं, है ना? एरियन बुदबुदाया। तुमने अभी क्या कहा? साइलेमोन ने अपना सिर एरियन की ओर घुमाया, ये सोचकर कि उसने कुछ सुना है। कुछ नहीं, एरियन ने उसे खारिज कर दिया क्योंकि वह दूसरी चीजों के बारे में सोचने लगा, सिस्टम पॉइंट्स के बारे में। उसे उनकी जरूरत थी क्योंकि उसके पास सिर्फ 50 पॉइंट्स बचे थे। उसने अपने मिड टर्म के लिए लगभग सभी पॉइंट्स इस्तेमाल कर लिए, ज्यादातर सबसे कठिन विषयों स्टैटिक्स और डिफरेंशियल इक्वेशंस के लिए। बाकी विषय आसान थे, इसलिए उनकी जरूरत नहीं पड़ी। उस दिन बाद में उसे पता चला कि उसने उन परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन किया है, और उसके सहपाठियों ने भी यही प्रतिक्रिया दी। जब उसका आखिरी विषय खत्म होने वाला था तो रैक्स से उसके दोस्त रॉबिन ने उसे एक चैट भेजी। माइकल, आप कब आ रहे हैं? सुश्री कैथरीन आपका इंतजार कर रही हैं। कैथरीन, वह वहां क्या कर रही है? अध्याय 10 प्रस्ताव। दिन भर की क्लास के बाद एरियन ने साइलेमोन को अलविदा कहा और रेस्टोरेंट में अपनी पार्ट टाइम नौकरी पर चला गया। उसे रॉबिन को बाहर इंतजार करते हुए देखकर हैरानी हुई, जो हाथ में एक बड़ा सा मेन्यू लिए ग्राहकों को लुभाने में व्यस्त था। एरियन को देखते ही रॉबिन ने उसे जल्दी से आने का इशारा किया। माइकल, मिस कैथरीन 2 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। तुमने ऐसा क्या किया कि उन्हें इतनी देर तक इंतजार करना पड़ा? मुझे मत बताओ, तुम दोनों, रॉबिन ने शुरू किया, उसकी आंखों में एक चिढ़ाने वाली चमक थी। नहीं, एरियन ने उसे जोर से टोका। रॉबिन के हमेशा के मजाक के मूड में नहीं था। हम वो नहीं हैं जो तुम सोच रहे हो। सच कहूं तो मुझे नहीं पता कि वो यहाँ मेरा इंतजार क्यों कर रही है। रॉबिन ने कंधे उचका दिए, मानो एरियन की बात मान ली हो। खैर, उसने साफ साफ कहा है कि तुम ही उसकी सेवा करो। उसने किसी और से सेवा लेने से इनकार कर दिया है। लो, मेनू ले लो और देखो कि उसे क्या चाहिए, उसने मेनू एरियन की ओर बढ़ाते हुए कहा। एरियन ने हल्की भौहें चढ़ाते हुए मेन्यू लिया। कैथरीन की अप्रत्याशित उपस्थिति और उसके द्वारा सेवा करने की जिद से अभी भी हैरान था। वह अंदर गया और अक्सर रौबदार दिखने वाली कैथरीन एस्टोलस से एक और मुलाकात के लिए खुद को तैयार किया। जैसे ही वह उसकी मेज के पास पहुंचा, उसने देखा कि वह किताब में डूबी हुई थी और बिल्कुल एक मेहनती छात्रा जैसी लग रही थी। शुभ दोपहर मैडम, रैक्स में आपका स्वागत है। मैं एरियन हूं और आज मैं आपका सवर रहूंगा, एरियन ने अपना पेशेवर व्यवहार बनाए रखते हुए कहा। उसने मेनू कैथरीन के सामने रख दिया, जिसने एक पल के लिए अपनी किताब से ऊपर देखा। माइकल, मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ, कैथरीन ने गंभीर भाव से कहा। ठीक है, इससे पहले कि आप मुझे वह ऑफर बताएं, मुझे आपका ऑर्डर लेने दीजिए। मुझे यकीन है कि घंटों मेरा इंतजार करने के बाद आपको भूख लगी होगी, एरियन ने जवाब दिया और आगे कहा। वैसे मैं रैक्स में हमारे कुछ सबसे ज्यादा बिकने वाले उत्पादों की भी सिफारिश करना चाहूंगा। हमारे बारबेक्यू पोर्क रिब्स हमारे कई ग्राहकों की पसंदीदा हैं और सीफूड पास्ता को हाल ही में बहुत अच्छी समीक्षाएं मिल रही हैं। क्या आप आज इनमें से कुछ आजमाना चाहेंगे? माइकल, क्या आप मेरे निजी शिक्षक बन सकते हैं? कैथरीन ने उसकी बात अनसुनी करते हुए कहा। अरे, एरियन ने उलझन में अपना सिर एक तरफ झुका लिया। मैं तुम्हारा निजी शिक्षक? क्यों? क्योंकि आप एक अच्छे शिक्षक थे और कल आपने मुझे जो असाइनमेंट पूरा करने में मदद की थी। कैथरीन कुछ देर रुकी, उसके चेहरे पर स्वप्निल भाव से गंभीरता आ गई। इसने मुझे कक्षा में सबसे अलग बना दिया। एरियन के कुछ कहने से पहले ही कैथरीन ने अपनी बात जारी रखी। देखिए, आज सुबह मेरे डिफरेंशियल इक्वेशन के प्रोफेसर ने मेरी तारीफ की।
मेरे सहपाठी और दोस्त हैरान रह गए। मैं गणित में कभी इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन आज मैं एक जटिल समस्या को ठीक वैसे ही समझा पाई जैसे आपने मुझे सिखाया था। यह मेरे लिए बहुत ही सशक्त करने वाला था। पहली बार मुझे कक्षा में आत्मविश्वास महसूस हुआ और यह आपकी मदद की वजह से ही संभव हुआ। कैथरीन के बोलते ही एरियन ने उसके व्यवहार में बदलाव देखा। बर्फ की राजकुमारी वाला उसका सामान्य रूप अब एक सच्ची मुस्कान में बदल गया था। उसकी आंखें एक नए आत्मविश्वास और उत्साह से चमक उठीं। ऐसा लग रहा था जैसे वह रेस्टोरेंट में ही उस पल को दोबारा जी रही हो। उसका उत्साह लाजवाब था। एरियन कैथरीन के इस अलग रूप से मोहित हो गया। उसकी उत्तेजना साफ दिखाई दे रही थी और उसका व्यवहार भी प्यारा और मनमोहक था, उसकी आमतौर पर दिखाई जाने वाली कठोर छवि से बिल्कुल अलग। उसने ध्यान से सुना, सही मौकों पर सिर हिलाया और मुस्कुराया। उसकी उपलब्धि पर सचमुच खुश था। ये वाकई बहुत बढ़िया है, एरियन ने गर्मजोशी से कहा। मुझे खुशी है कि मैं आपकी मदद कर सका और ये देखकर भी अच्छा लगा कि आपने हमारी चर्चा को कैसे लागू किया। कैथरीन के गाल हल्के से लाल हो गए। शुक्रिया माइकल, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे ट्यूटर बनो। मुझे लगता है कि तुम्हारी मदद से मैं खुद को सचमुच बेहतर बना सकती हूँ। एरियन उसके अनुरोध और उस पर उसके भरोसे से बहुत प्रभावित हुआ। हालांकि एरियन ने कहा, मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हें पढ़ा पाऊंगा। कैथरीन का गर्मजोशी भरा चेहरा धीरे धीरे धुंधला गया और उसकी जगह उलझन भरी नजर आने लगी। क्यों नहीं? उसने चौंकते हुए पूछा। एरियन ने आह भरी और समझाने के लिए सही शब्द ढूंढने की कोशिश की। मेरा शेड्यूल बहुत व्यस्त रहता है। सुबह मेरी क्लास होती है और उसके ठीक बाद मैं अपनी पार्ट टाइम नौकरी के लिए यहाँ आ जाता हूँ। फिर शाम को मुझे पढ़ाई करनी होती है और जो भी असाइनमेंट होते हैं उन्हें पूरा करना होता है। मेरे पास अपने लिए भी मुश्किल से समय होता है। ट्यूशन सेशन के लिए तो बिल्कुल भी समय नहीं मिलता। कैथरीन का चेहरा थोड़ा उतर गया, लेकिन एक विचार आते ही वह खिल उठी। देखो, तुम अपनी नौकरी छोड़कर मेरे लिए निजी ट्यूटर बनकर काम करो तो कैसा रहेगा? यहाँ तुम्हारी तनख्वाह कितनी है? 9,000 पेसो महीना। मैं उसे दुगना कर दूंगी। देखिए मैडम, मुझे कैथरीन कहो, हम लगभग एक ही उम्र के हैं और मुझे मैडम कहलाना पसंद नहीं है, उसने बीच में ही टोकते हुए कहा। देखो कैथरीन, अगर तुम मेरी तनख्वाह दोगुनी भी कर दो तो भी मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई निरंतरता होगी। जैसे एक सेवक के रूप में मेरी मौजूदा नौकरी में भले ही मेरा वेतन कम हो, कम से कम मैं इसे हर महीने कमा लेता हूँ। लेकिन शिक्षण से, जिसे आमतौर पर फ्रीलांस काम माना जाता है, इसमें शायद कोई निरंतरता न हो। और इस नौकरी और पढ़ाई के प्रति मेरी प्रतिबद्धता है। एरियन ने अपनी स्थिति को यथासंभव स्पष्ट रूप से समझाने की कोशिश करते हुए समझाया। कैथरीन उसकी बातों पर विचार करती हुई बोली, ऐसा क्यों न हो, हम एक अनुबंध लिख ले कि मैं तुम्हें मासिक वेतन दूंगी, तुम्हारे आने जाने का खर्चा दूंगी और हमारे किसी भी अतिरिक्त सत्र के लिए अतिरिक्त भत्ता दूंगी। इस तरह तुम्हारी आय निश्चित रहेगी और हो सकता है कि यह यहाँ तुम्हारी कमाई से भी ज्यादा हो। एरियन रुककर उसके प्रस्ताव पर विचार करने लगा। स्थिर आय वाले अनुबंध का विचार उसे आकर्षक लगा। जैसे ही वह जवाब देने वाला था, उसके सिस्टम पर एक सूचना आ गई। नया मिशन, प्रशिक्षुता, प्रशिक्षु को स्वीकार करके सिस्टम से प्राप्त ज्ञान को साझा करें। पुरस्कार, फीचर अनलॉक, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। एरियन ने वह सूचना पढ़ी और उसके होठों पर मुस्कान फैल गई। कितना सुविधाजनक। बिना किसी हिचकिचाहट के एरियन ने सिर हिलाया। ठीक है, मुझे मंजूर है, मैं तुम्हारा निजी ट्यूटर बनूंगा। कैथरीन का चेहरा उत्साह से चमक उठा। सचमुच, ये तो कमाल है माइकल, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने वकील से एक अनुबंध का मसौदा तैयार करवाऊंगी जो वह 3 दिन में हमें भेज देगा। मैं मैनेजर से तुम्हारे इस्तीफे के बारे में भी बात करूंगी। एरियन ने बस सिर हिलाया। अमीर होना अच्छी बात है, अपनी हैसियत की वजह से आप जो चाहे कर सकते हैं। ये बहुत सुविधाजनक है और उनसे नीचे वालों के पास इसे स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। ठीक है, एरियन ने अपनी मिश्रित भावनाओं को छिपाते हुए सहमति जताई। जब अनुबंध आएगा तब हम विवरण तय करेंगे। ओह, जैसा कि आपने पहले सुझाव दिया था, मुझे पास्ता चाहिए, कैथरीन ने कहा। बहुत अच्छा, क्या बस इतना ही होगा? एरियन ने पूछा। कैथरीन ने सिर हिलाया। नहीं, ये ठीक रहेगा। एरियन ने उसका ऑर्डर देखते ही सिर हिलाया। मैं अभी आता हूँ। अधिसूचना, यदि अनुबंध पर हस्ताक्षर हो जाते हैं तो प्रशिक्षुता का मिशन सफलतापूर्वक समाप्त हो जाएगा। लगता है मुझे भाग्य का पहिया पाने के लिए 3 दिन इंतजार करना पड़ेगा, एरियन ने हंसते हुए कहा।